हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड की महत्वपूर्ण पुस्तक यानी जो परीक्षा वाणी है उसको हम मैराथन क्लास के माध्यम से समाप्त करने वाले हैं, जिसको चैप्टर वाइज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज हमारी संपूर्ण उत्तराखंड परीक्षा वाणी 2024 की सीरीज़ का पहली मैराथन क्लास आने वाली है। वीडियोस हमेशा की तरह यूट्यूब पे फ्री ही रहती हैं। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है उत्तराखंड 360। ऐप पर यह परीक्षा वाणी का कोर्स कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पर वीडियोस के साथ साथ आपको जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ भी दी जाती है। अब आप हमारी पीडीएफ इत्यादि कैसे प्राप्त करेंगे उसकी जानकारी अभी दूंगा, लेकिन आज के टॉपिक में आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आज हम 2 घंटे की मैराथन क्लास में समाप्त करने वाले हैं। आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड जनसंख्या और नगरीकरण। अगला टॉपिक हम देखेंगे उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य और उद्योग व्यवस्था, जो भी है हमारी उत्तराखंड की। और अगला टॉपिक आज का हम देखेंगे खनिज संपदा। यानी ये सारे टॉपिक आज हम समाप्त करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। कुल 2 घंटे की क्लास हमारी रहने वाली है। किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, अभी हम परीक्षा वाणी के टॉपिक कर रहे हैं, मैराथन क्लास देख रहे हैं, तो उसे आप लोग कैसे ऑनलाइन बैच के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट बैच को विद पीडीएफ। तो उसके लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाकर उत्तराखंड 360 नाम की हमारी ऐप को डाउनलोड कर देना है। उसके बाद उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे नीचे आप देखेंगे आपके स्टोर लिखा हुआ आएगा। तो इस स्टोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे बहुत से कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उन कोर्स को मैं दिखा देता हूँ। जैसे उत्तराखंड जी के कंप्लीट कोर्स आपको दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड ये हिंदी का कंप्लीट कोर्स दिखाई दे रहा है, जो आगामी खनिज सहायक भर्ती परीक्षा और इसके अलावा जो भी अन्य भर्ती परीक्षाएं जैसे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसे ही थोड़ा नीचे जाने पर आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी नोट्स एंड वीडियो सीरीज देखने को मिलेगी, जहाँ पर कंप्लीट बुक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं विद पीडीएफ। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है, उस पर जाकर आप बेस्ट से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हमारे ऐप उत्तराखंड 360 पर चल रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को बता देता हूँ करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और उत्तराखंड करंट अफेयर्स, इसको ऑलरेडी वीडियोस के माध्यम से अपने यूट्यूब पर कंटिन्यू हर महीने में पढ़ाता हूँ। मैराथन क्लास भी हमारी चलती हैं, उनकी पीडीएफ भी इत्यादि आप चाहते हैं तो आपने मेरे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन क्लास सीरीज़। पहला टॉपिक देखेंगे हम उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। यह भारत का 27वां राज्य था और हिमालयी राज्यों में अगर बात करें तो हमारा प्यारा उत्तराखंड 11वां था। नोट्स आपने इसी तरीके से बनाने हैं। ये शॉर्ट रहेंगे, कॉम्पैक्ट रहेंगे और आपके नोट्स रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएंगे अगर इसी प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे तो। अब बात करते हैं कब कब हमारे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पास हुआ था। लोकसभा में ये पास हुआ था 1 अगस्त सन 2000 को, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति KR नारायणन जी के साइन हुए थे 28 अगस्त 2000 को। जिस समय पर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया था तो यूपी के जो मुख्यमंत्री थे वे थे राजनाथ सिंह और तत्कालीन भारत के हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कवर कर लेते हैं। उत्तराखंड एक राज्य बनेगा, इसकी घोषणा सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने की थी ये सवाल पूछते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा। इन्होंने 15 अगस्त 1996 के अवसर पर इसकी घोषणा की थी कि एक नया राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड नाम से। वैसे उत्तराखंड तो अभी रखा है, इन्होंने उत्तरांचल नाम दिया था। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड के राज्य चिन्ह। सबसे पहला पॉइंट है उत्तराखंड के राज्य चिन्हों और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण पहली बार 2001 में किया गया। अब जो हमारा राज्य चिन्ह है उसमें अशोक की लाट है, सत्यमेव जयते लिखा गया है और 3 पर्वत चोटियां हैं इसमें और 4 गंगा की लहरें इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से है। परीक्षा वाणी में आप देखेंगे वहाँ पर गंगा की 4 लहरें लिखी हैं, जबकि BSN की और अन्य किताबों में देखेंगे तो इन 4 लहरों का नाम गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी रखा गया है।
तो ये दोनों पॉइंट आपने क्लियर करते हुए चलना है। अब जो हमारा राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का, उसमें जो लाल रंग है वो जो राज्य आंदोलनकारी राज्य के लिए शहीद हुए थे उनका प्रतीक है, और जो सफ़ेद यानी श्वेत रंग है जो शांतिप्रिय उत्तराखंड वासियों का प्रतीक चिन्ह है, यानी उनको दिखाता है। अब देखते हैं राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में जानकारी। इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। आज तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, जैसे जिला सीरीज पढ़ाई है, उत्तराखंड का इतिहास सीरीज पढ़ाई है, उसकी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। बकवास हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधे जो पढ़ाने आए हैं उस पर आपने फोकस करना है, उसी को सुनना है और उसी को नोट डाउन करना है। ऑनलाइन बेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है मुझे पीडीएफ की भी आवश्यकता है, तभी उससे जुड़े, अन्यथा आप वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हैं। और एक क्लास के बाद दूसरी क्लास मैंने आपको बता रखा है 2 से 3 दिन के गैप के बाद आएगी। तो इसी प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी। आगामी जो भी परीक्षा हो उनके लिए बेस्ट सीरीज आएगी और कंप्लीट सीरीज कराई जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। इससे पहले बहुत सारी सीरीज हम कंप्लीट करा चुके हैं। अभी हाल ही में हमने अपर पीसीएस प्री के लिए करंट अफेयर की सीरीज भी कंप्लीट कराई थी जून तक की, वो आप देख सकते हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष हमारा बुरांस है जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ये किस कुल से रिलेटेड अगर कहेंगे तो एरिकेसई कुल से रिलेटेड है। इसके अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में से बुरांसों के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्षेत्र की बात करें तो समुद्र तल से 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये वृक्ष पाया जाता है। बुरांस की बात करें तो यह नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। इसी के साथ यह हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है। याद रखेंगे, हमारे उत्तराखंड का ही वृक्ष है, लेकिन हिमाचल और नागालैंड का राज्य भारत का। अगर नेपाल का याद रखें तो नेपाल का है राष्ट्रीय पुष्प, हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प, और हमारे प्यारे उत्तराखंड का है राज्य वृक्ष। याद रखेंगे, पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुरांस में जो पाया जाता है केमिकल पदार्थ उसे मिथेनॉल कहते हैं, जो डायबिटीज़ में काफ़ी फायदेमंद है। वन अधिनियम 1974 के तहत इसे संरक्षित वृक्ष भी घोषित किया गया है, और ध्यान रखेंगे ये सदाबहार वृक्ष है। बुरांस सदाबहार वृक्ष। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्य पक्षी मोनाल। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। अब इनके मेल और फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल इसमें होती है मोनाल, और मेल यानी नर होता है इसको डफिया, इसे डफिया कहते हैं। इनके प्रिय भोजन की बात करें तो इनका प्रिय भोजन है आलू। अब इसका प्राप्ति क्षेत्र देखते हैं, अभी ऊपर हमने देखा था। अब ऐसे ही हम राज्य पक्षी मोनाल का प्राप्ति क्षेत्र देखते हैं 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, और यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अब चेंज हो चुका है। पहले यह जो हमारा मोनाल है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी था, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है पश्चिमी ट्रैगोपन या जुजुराना, इसे जुजुराना भी कहते हैं, याद रखेंगे। अब बात करते हैं मोनाल के अन्य नामों की। कश्मीर में से कहते हैं सुनाल, हिमाचल प्रदेश में कहते हैं इसे नीले गुरु, सिक्किम में कहते हैं चमदोंग, भूटान में से कहते हैं बुप, और नेपाल में से कहते हैं डंगन। और एक और इम्पोर्टेंट नाम इसका याद रखेंगे, हिमालय की जितने भी पक्षी हैं हिमालयन पक्षियों का सिरमौर कहा जाता है मोनाल को। मोनाल से रिलेटेड अन्य फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसके अन्य प्रजातियां देखते हैं, जैसे इपेलेस, स्केलेट्री, ल्यूरी, ल्यूफोफोरसेंस। ये IUCN द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके द्वारा इसे रेड डेटा सूची में रखा गया है, यानी लाल सूची में रखा गया है। और भारत सरकार के वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत इसे संरक्षित घोषित किया गया है। पहली बार मोनाल की गणना के बारे में बात करें तो 2008 में पहली बार राज्य में इनकी गणना हुई थी, तब इनकी संख्या निकली थी 919। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं राज्य पशु के बारे में, जो कि है हमारा कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक नाम है मस्कस काइसोगास्टर, या इसे हिमालय का मस्क डियर भी कहते हैं। इसके प्रिय भोजन की अगर बात करते हैं तो इसका प्रिय भोजन है केदारपाती। प्राप्ति क्षेत्र अगर देखते हैं इसका, तो प्राप्ति क्षेत्र है 3600 से 4400 मीटर। केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिथौरागढ़ इत्यादि क्षेत्रों में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग जो मेल के अंदर यानी नर कस्तूरी के अंदर पाया जाता है, खूबसूरत रसायन होता है, खुशबूदार रसायन होता है, जो कि केवल नर मृग से प्राप्त होता है। और जो ये रसायन है, इसका रासायनिक नाम है मिथाइल टाइक्रोलोपेंटाडेकेनॉल।
मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, जिसका उपयोग दमा, मिर्गी, हृदय रोग इत्यादि के उपचार के लिए किया जाता है। जो कस्तूरी हमें रसायन प्राप्त होता है हर 3 वर्ष में प्राप्त होता है, और कितना प्राप्त होता है, 30 से 45 ग्राम के आसपास प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु अब तक क्या क्या प्रयास किए जा चुके हैं। 1972 में केदारनाथ मृग विहार की स्थापना की गई। 1977 में मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ है। ज़्यादा इसका ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो बागेश्वर में है, याद रखेंगे। 1982 में कांचोला घर के कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई, जो कि चमोली में की गई। और 1986 में अस्कुट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में इसकी स्थापना की गई। और वर्तमान में सर्वाधिक अगर कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं अगर पूछेंगे तो वो अस्कुट वन्यजीव विहार में ही पाए जाते हैं। अब कस्तूरी मृग के अन्य नाम देखते हैं। इसका नेपाल में से कपिला नाम से, कश्मीर में से पिंगल नाम से, जबकि सिक्किम में से कृष्ण नाम से जाना जाता है। इसके रंग की बात करें तो इसका रंग भूरा होता है। ऊंचाई इसकी 20 इंच, इसकी एवरेज एज रहती है 20 वर्ष। और गर्भधारण अवधि की बात करें तो कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि रहती है 6 माह। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और 2008 में जो राज्य में कस्तूरी मृग की गणना हुई थी तो इनकी संख्या निकली थी 276। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया ओविलेटा, जिसका रंग होता है बैंगनी। इसकी कुछ अन्य प्रजातियां भी, उनके बारे में भी देख लेते हैं। सोसूरिया तो सभी प्रजातियों में लगा हुआ, आप देख सकते हैं सोसूरिया। तो सबसे पहले है ग्रामीनी फोलिया, इसे फेन कमल भी कहते हैं। अगला है सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, इसे कस्तूरा कमल भी कहते हैं। अगला है सोसूरिया लंपा, और अगली प्रजाति है सोसूरिया सीमेसोनिया। सोसूरिया सभी में लगा हुआ है, और पीछे का पोर्शन आप याद रख सकते हैं। प्राप्ति क्षेत्र की अगर बात करें तो ये प्राप्त होता है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि हमारी फूलों की घाटी और केदारनाथ और पिंडारी वाला रीजन है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां, जबकि विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका कुल अगर पूछेंगे तो याद रखना है आपने, इसका जो कुल होता है वो है एस्टेरेसी कुल। अब ब्रह्मकमल के अन्य नाम हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में से दूधा फूल कहते हैं, कश्मीर में से गलगल कहते हैं, नेपाल में से टोपगोला कहते हैं, जबकि स्थानीय नाम इसका है कौलपद्म। इसके अलावा महाभारत के वन पर्व में से सौगंधिक पुष्प भी कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और नाम इसका प्राप्त होता है हिमालयी पुष्पों का सम्राट, किसे कहते हैं, ब्रह्मकमल को कहते हैं। फूल खिलने का समय की बात करें तो ये खिलता है अर्धरात्रि में, जुलाई से सितंबर के बीच में। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। और जो ब्रह्मकमल की जड़ें होती हैं उनको पीसकर हड्डी रोग का उपचार किया जाता है। हड्डी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं राज्य तितली के बारे में जानकारी। तो 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोगमोर को राज्य तितली घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर, जबकि वर्तमान में इसका नाम रखा गया है वूली वेंडेड पिकॉक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1996 में लिम्का बुक ने जो हमारे कॉमन पिकॉक है इसे भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब भी दिया था। हमारे जो राज्य तितलियां, इसके प्रमुख भोजन की बात करें तो तिमूर के पत्ते हैं, और इसी तिमूर के पेड़ में ही अपने अंडे भी देती है, वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखेंगे। 2016 में लच्छीवाला देहरादून में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना भी की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं राज्य वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी। 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था ढोल को। इसके लिए सिफारिश की थी भंडारी समिति ने, और उस समय हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरीश रावत जी। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता माने जाते हैं उत्तम दास जी, और ढोल का उल्लेख याद रखेंगे आईने अकबरी पुस्तक में भी मिलता है। आईने अकबरी पुस्तक मुगल काल से रिलेटेड। अब देखते हैं राज्य गीत के बारे में जानकारी। तो राज्य गीत हमारा है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन नमन नमन, इस तरीके से पूरा गाना है। इसे राज्य गीत कब घोषित किया गया, 6 फरवरी 2016 को। इसके लेखक हैं, राज्य गीत के हमारे लेखक हैं हेमंत बिष्ट जी।
इसकी ड्यूरेशन कितनी है इस गाने की, या इस गाने की अवधि कितनी है, तो 9 मिनट है। हमारे राज्य गीत के गायक हैं अनुराधा निराला जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी। और राज्य गीत जो हमने अपना सेलेक्ट किया है, इस चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, हमारा राज्य खेल है फुटबॉल 2011 से। राजभाषा की बात करें तो पहली राजभाषा है हिंदी, और 2010 से हमारी दूसरी राजभाषा है संस्कृत। उत्तराखंड शासन प्रशासन भाग 2। अब संविधान के अंतर्गत राज्य प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के भाग 6 और आर्टिकल 152 से 237 के अंतर्गत राज्य प्रशासन की बात की गई है। राज्य प्रशासन के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला है कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका और उसके बाद न्यायपालिका। कार्यपालिका माने जो कार्य करेंगे, जैसे सीएम, राज्यपाल, महाधिवक्ता इत्यादि। विधायिका क्या होगी, जो विधेयक बनाएगी या कानून बनाएगी, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, जिनको सम्मिलित रूप में विधानमंडल भी कहते हैं। उत्तराखंड में केवल विधानसभा है, यूपी में विधानसभा और विधान परिषद भी है। और न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा हाईकोर्ट। देश की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। तो कार्यपालिका क्या करेगी, कार्य करेगी। विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी, उन पर कार्य करेगी कार्यपालिका। और इन दोनों पर नजर रखने का कार्य करती है न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका, जिसमें सीएम, राज्यपाल और महाधिवक्ता इत्यादि के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आता है राज्यपाल। वैसे ये पोर्शन हमारा पॉलिटी के बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस उत्तराखंड पर ही रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको राज्यपाल के बारे में बता दूंगा। जैसे राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। आर्टिकल 153 के तहत हमारे संविधान में कहा गया है, भाग 6 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल या 2 राज्यों का एक राज्यपाल या गवर्नर हो सकता है। आर्टिकल 155 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, और इनकी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु, जो मिनिमम एज जो चाहिए इनके लिए 35 वर्ष। अब शपथ की बात अगर करते हैं तो आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल की शपथ की बात की गई है। तो इनको शपथ दिलाएंगे राज्य के मुख्य न्यायाधीश। और आर्टिकल 213 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 164 के तहत आप लोग को ध्यान रखना है, राज्य के सीएम की नियुक्ति भी हमारे राज्यपाल ही करते हैं। अब उत्तराखंड के राज्यपालों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हैं सुरजीत सिंह बरनाला, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। दूसरे हैं सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे हैं बीएल जोशी, जिन्हें हम बनवारी लाल जोशी भी कहते हैं। चौथे हैं मार्गरेट अलवा, ये प्रथम महिला राज्यपाल है हमारे प्यारे उत्तराखंड की। पांचवें हैं अजीत कुरैशी, हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये। छठे हमारे राज्यपाल रहे थे कृष्णकांत पॉल, जिन्हें के पॉल कहते हैं। सातवें रहे थे बेबी रानी मौर्य, ये दूसरी महिला राज्यपाल थी। और वर्तमान में हमारे हैं गुरमीत सिंह, ये 15 सितंबर 2021 से वर्तमान समय तक हमारे राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता होते हैं राज्य सरकार के कानूनी अधिकारी, विधि अधिकारी, राज्य सरकार के केस लड़ेंगे। तो आर्टिकल 165 में इनका वर्णन किया गया है। इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और ये राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी होते हैं। जैसे देश में होते हैं महान्यायवादी, आर्टिकल 76 के तहत। अब उत्तराखंड के महाधिवक्ताओं की बात करें तो सबसे पहले रहे ललिता प्रसाद नैथानी, ये थे अंतरिम सरकार में। उसके बाद रहे मेहरबान सिंह नेगी, ये जब निर्वाचित सरकार हमारी बनी थी, सबसे पहले निर्वाचित विधानसभा बनी थी, उस समय पे थे ये। उसके बाद है ललिता प्रसाद नैथानी, उसके बाद है एसएन बाबुलकर, उसके बाद है वीके उनियाल, उसके बाद वीबीएस नेगी, और उसके बाद एसएन बाबुलकर। आजकल इनके क्रम से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, इसी वजह से ये क्रम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखते हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल के 3 हिस्से मैंने आपको बताया था। सबसे पहला हिस्सा है राज्यपाल, उसके बाद है विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद। जैसे देश के अंतर्गत होती है संसद। देश की संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो वैसे राज्यों में विधानमंडल होती है, लोकसभा के स्थान पर राज्यों में विधानसभा होती है, राज्यसभा के स्थान पर विधान परिषद होती है, और जैसे देश में राष्ट्रपति होते हैं वैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं। अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल, राज्यपाल वाला आर्टिकल तो अभी हमने देखा था 153।
विधानसभा का आर्टिकल है 170 170, विधान परिषद का आर्टिकल है 169। एक कोड मैं आपको बताता हूं, फिर आपको ये आर्टिकल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एक शब्द आपने याद रखना है, स र ल। सौ से संसद आर्टिकल 79, र से राज्यसभा आर्टिकल 80, लॉ से लोकसभा आर्टिकल 81। अब इन सभी आर्टिकल में, इन तीनों आर्टिकल में अगर आप 89 जोड़ते हैं, जैसे संसद 79 था, इसमें 89 जोड़ेंगे तो हमारा विधानमंडल निकलेगा। जैसे राज्यसभा आर्टिकल 80 है, इसमें 89 अगर जोड़ूंगा तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे देश में राज्यसभा होती है वैसे ही विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद का आर्टिकल आपको प्राप्त हो जाएगा 169। जैसे देश में लोकसभा होती है आर्टिकल 81 के तहत, वैसे ही राज्यों में विधानसभा होती है, तो 81 में अगर आप 89 जोड़ेंगे तो आपको 170 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आर्टिकल आपको याद हो रहे होंगे। अब उत्तराखंड की बात अगर मैं करता हूँ, राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो उत्तराखंड में ये 2 ही अंग हैं, एक राज्यपाल है और एक विधानसभा। विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है। जैसे यूपी की बात करें तो वहाँ विधान परिषद भी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा का गठन। विधानसभा की सीटों की बात करें तो स्टार्टिंग में 2019 तक हमारे यहाँ विधानसभा की सीटें थी 70+1। एक सीट यहाँ पर एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षित की गई थी। लेकिन 2019 में एक संविधान संशोधन एक्ट पारित हुआ, 104 संविधान संशोधन अधिनियम। उसके तहत आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षित सीट का प्रावधान था लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी, वो समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में हमारे प्यारे उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। अब इन 70 सीटों में भी अगर मैं आपको बताऊं, 15 सीटें हमारी आरक्षित हैं। किन के लिए? एससी और एसटी के लिए। 13 सीटें एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, एसटी माने शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। तो एसटी की जो 2 सीटें हमारे यहाँ आरक्षित हैं वो है नानकमत्ता उधम सिंह नगर और चक्राता देहरादून में। एसटी की 2 सीटें आरक्षित हो गई। अब देखते हैं एससी की आरक्षित सीटें। एससी की 13 आरक्षित सीटें थी, जिनमें 3 सीटें तो हरिद्वार में हैं आरक्षित, भगवानपुर, जबरेड़ा और ज्वालापुर। ये विधानसभा सीटों की बात हो रही है, ध्यान देंगे आप लोग। इसके अलावा चंपावत और रुद्रप्रयाग में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अब बचे हुए जितने हमारे जो 10 जिले हैं उन सभी में एक एक है। जैसे उधम सिंह नगर में है बाजपुर, पिथौरागढ़ में है गंगोली घाट, नैनीताल में नैनीताल, बागेश्वर में बागेश्वर विधानसभा सीट आरक्षित है, अल्मोड़ा में सोमेश्वर, उत्तरकाशी में पुरवला, पौड़ी में पौड़ी सीट आरक्षित है, चमोली में थराली सीट आरक्षित है। इसके बाद देहरादून में राजपुर और टिहरी में है घनसाली सीट आरक्षित, घनसाली। कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? हमारे यहाँ 70 थी, जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में। टोटल 70 में से 11 विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में, और सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, एक कोड आप याद रखेंगे, RCB। आर से रुद्रप्रयाग, सी से चंपावत, बी से बागेश्वर। इन तीनों जिलों में सबसे कम विधानसभा सीटें यानी 2-2 विधानसभा सीटें आरक्षित, मतलब सीटें हैं टोटल। कुल सीटों की बात हो रही है, सबसे कम सीटों की बात हो रही है। आरक्षित तो हमने देख लिया कौन कौन सी थी ऊपर। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपने सुनना है। ये सीरीज भले ही हमने परीक्षावाणी नाम दिया है, लेकिन सभी किताबों का निचोड़ इसमें आपको दिया जा रहा है। इसके बाद अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको सारी बुक बहुत आसान लगने वाली है। अब बुक पढ़ना चाहिए आपको, बुक पढ़ने से ही आप और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब राज्य गठन से पूर्व की बात करें तो हमारे प्यारे उत्तराखंड में 31 विधायक थे, जिसमें 22 विधानसभा के और 9 विधान परिषद के थे। अब विधान परिषद कहाँ से आई? क्योंकि हम उससे पहले यूपी के अंतर्गत आते थे, और यूपी में अभी मैंने आपको बताया था यूपी में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब जब अंतरिम विधानसभा का गठन होता है तो उस समय विधायक बच जाते हैं 31 के स्थान पर 30, क्योंकि एक विधान परिषद के जो सदस्य थे हमारे वो रिटायर हो गए थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। यानी विधानसभा के 22 विधायक बचे और विधान परिषद के 8। टोटल विधायक अंतरिम जब विधानसभा हमारी गठित हुई थी तो उस समय थे 30। इन 30 में बीजेपी के पास थे 23,
सपा यानी समाजवादी पार्टी के पास थे 3, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें और कांग्रेस के पास थी 2 सीटें। अब सपा के एक विधायक थे मुन्ना सिंह चौहान, इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो इसी वजह से क्या हो गया, विपक्ष में हमारे सपा की भी 2 सीट हो गई, बीएसपी की भी 2 सीट हो गई और कांग्रेस की भी 2 सीट हो गई। इस वजह से अंतरिम विधानसभा में विपक्ष का कोई भी नेता नहीं था जो विपक्ष को लीड करे। जैसे इस बार की जो लोकसभा उसमें विपक्ष को लीड कौन कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। अब अंतरिम विधानसभा की बात अगर हम करते हैं, ध्यान देंगे, पहले सीएम हमारे बनाए गए थे नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से। राज्यपाल हमारे बने हैं सुरजीत सिंह बरनाला, एसएस बरनाला, ऊपर हमने बताया था आपको। प्रोटेम स्पीकर, अब क्या होता है, जैसे विधानसभा के अंतर्गत विधायक आते हैं, उनको शपथ दिलाने के लिए क्या किया जाता है, एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। यूजुअली कोशिश ये की जाती है कि जो सबसे बड़े होंगे उम्र में उनको ही बनाया जाए, तो इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर बने थे काजी मोहिद्दीन, और इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष बने थे जब सबको शपथ दे दी गई थी बीजेपी की तरफ से प्रकाश पंत। पहला बजट पेश किया था अंतरिम विधानसभा की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक ने, ये पेपर में आ चुका है। और अंतरिम विधानसभा के अंतर्गत ही दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए थे भगत सिंह कोश्यारी जी। 9 नवंबर 2000 से तो बने थे नित्यानंद स्वामी। अभी पीसीएस में पेपर में आया था सवाल, लेकिन उन्होंने आंसर बिल्कुल गलत दिया हुआ है, वो चेंज होगा उसका आंसर। और दूसरे सीएम बने भगत सिंह कोश्यारी 29 अक्टूबर 2001 से 2 मार्च 2002 तक। विधानसभा का पहला सत्र हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, 9 जनवरी 2001 से। विधानसभा भवन की बात करें तो हमारे यहाँ पर 2 विधानसभा भवन है, एक है देहरादून में और दूसरा है गैरसैंण भराड़ीसैंण चमोली में। अब बात करते हैं निर्वाचित विधानसभाओं की। अभी तक उत्तराखंड में 5 बार चुनाव हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो विधानसभा का एक पूर्ण कार्यकाल की बात करूं तो 5 साल की एक विधानसभा होती है। तो अभी तक 4 बार हमारे कार्यकाल कंप्लीट हो चुके हैं। वर्तमान में हमारी 5वां विधानसभा चल रही है। 2022 में जिसके लिए चुनाव हुए थे तो वही पॉइंट हम देखने वाले हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा की बात करते हैं। सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें आप लोग। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला था और मतदान हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहली विधानसभा के अंतर्गत मतदान हुआ था 54.34%। 4 महिला विधायकें चुनी गई थी, हाल ही में पूछा गया सवाल पीसीएस में। और सीएम बने थे हमारे एनडी तिवारी या नारायण दत्त तिवारी। सीएम बनने से पहले ये सांसद थे हमारे नैनीताल से, फिर इसके बाद इनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, रामनगर से जीते थे। विधानसभा पहली निर्वाचित विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बने थे यशपाल आर्य जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा था, ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता बने थे भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि सरकार किसकी बनी थी, कांग्रेस की। विपक्ष के नेता कौन, बीजेपी से बनेंगे। अब बात करते हैं दूसरी निर्वाचित विधानसभा की। इसके लिए चुनाव हुए थे 21 फरवरी 2002 से। बहुमत इस बार प्राप्त हुआ था बीजेपी को और मतदान हुआ था 63.6%। एक बार फिर से 4 महिला विधायक चुनी गई। सीएम बने थे सबसे पहले भुवन चंद्र खंडूरी, इसके बाद बनाया गया निशंक को, और उसके बाद एक बार फिर से बने। निशंक कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात हो रही है, जिन्होंने अंतरिम विधानसभा में पहला बजट भी पेश किया था। निशंक इनकी उपाधि है। और भुवन चंद्र खंडूरी इसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो हरबंश कपूर बने। उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो विजया बड़थवाल जी बनी थी, और पहली विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि पहली निर्वाचित विधानसभा में उपाध्यक्ष किसी को नहीं बनाया गया था। और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की तरफ से बने थे, क्योंकि सरकार किसकी थी, बीजेपी की थी। प्रतिपक्ष मतलब सरकार के खिलाफ या विपक्ष, कांग्रेस। तो नेता प्रतिपक्ष थे इसमें औरक सिंह रावत। जिनको मैंने हाईलाइट किया उसको पोर्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट जान के चले। अब बात करते हैं तीसरी विधानसभा चुनाव के। 30 जनवरी 2012 के चुनाव हुए थे। बहुमत प्राप्त हुआ था कांग्रेस को। मतदान हुआ था 67.7%। 5 महिला विधायकें इस बार चुनी गई थी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पहली बार विधानसभा चुनाव जब हुए थे 4 महिला विधायक, दूसरी बार में 4, तीसरे में 5, चौथे में भी 5, याद रखेंगे आप लोग, ऐसे ही आपने याद करना है। मुख्यमंत्री सबसे पहले बनाए गए थे विजय बहुगुणा, उसके बाद बने थे हरीश रावत। और हरीश रावत के टाइम पे ही सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में
और राष्ट्रपति शासन भी लगा था, आप लोग को याद होगा। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो गोविंद कुंजपाल बने थे, जबकि उपाध्यक्ष बने थे अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी। अब बात करते हैं चौथी निर्वाचित विधानसभा की। इसके लिए चुनाव हुए थे 15 फरवरी 2017 को। बहुमत इस बार बीजेपी को प्राप्त हुआ। मतदान हुआ था 65.55%। इस बार एक बार फिर से 5 महिलाएं चुनी गई विधायक के रूप में। बाद में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तो ये विधायकों की संख्या 7 हो गई थी, 7 महिला विधायक हो गई थी। मुख्यमंत्री की बात करें तो बीजेपी ने सबसे पहले बनाया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी को, और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी को। विधानसभा अध्यक्ष की बात अगर करें तो प्रेमचंद अग्रवाल जी बने थे, जबकि उपाध्यक्ष बने थे विधानसभा के रघुनाथ चौहान जी। आंग्ल इंडियन जो विधायक बने थे वो बने थे जॉर्ज इवान ग्रेगरी। अब इनको हमने अंतिम क्यों लिखा है, क्योंकि इस विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक का था, 2017 से 22 तक का। और एंग्लो इंडियन वाला नियम कब से समाप्त कर दिया गया था, 2019 से। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। इसी वजह से ये अंतिम विधायक थे, इसके बाद कोई नहीं चुना गया। आप लोग के लिए होमवर्क का एक सवाल है, आपने बताना है उत्तराखंड विधानसभा में चुने गए पहले आंग्ल भारतीय कौन थे। अब बात करते हैं 5वीं निर्वाचित विधानसभा की। सारे नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट करते हुए चलना है आपने। इसके लिए चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2022 को। बहुमत एक बार फिर से प्राप्त हुआ था बीजेपी को। मतदान प्रतिशत हुआ था 65.37%। 8 महिला विधायिका चुनी गई, इस बार सबसे ज्यादा। पहले विधानसभा में 4 महिलाएं, दूसरे विधानसभा में 4, तीसरे में 5, चौथे में 5, फिर उसके बाद 2 उपचुनाव से जीते तो +2 यानी 7, और वर्तमान में सबसे ज्यादा यानी 8 महिला विधायक चुनी गई। मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, जो अभी तक जुलाई 2024 तक पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, प्रोटेम स्पीकर बने बंशीधर भगत। और विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष बने रितु खंडूरी जी। और विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी हैं, आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मतदान की बात अगर हम करें तो सबसे ज्यादा मतदान हुआ था हरिद्वार में, और सबसे कम मतदान हुआ था अल्मोड़ा में। संसद में प्रतिनिधित्व, यानी उत्तराखंड में देखेंगे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा की सीटें। तो लोकसभा की सीटें हैं 5। सबसे पहले अल्मोड़ा, उसके बाद है नैनीताल, उसके बाद हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। अल्मोड़ा से जो हमारे सांसद हैं वो हैं अजय टम्टा जी। और अल्मोड़ा वाली जो लोकसभा की सीट है वो हमारी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट है। और इस बार का जो मोदी मंत्रिमंडल बना है उसमें अजय जी, जो अजय टम्टा जी हमारे, वो जो हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होता है उसके राज्य मंत्री बने हैं, यानी जो परिवहन राज्य मंत्री हैं वो हमारे कौन हैं, अजय टम्टा जी। नैनीताल से अजय भट्ट जी, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। टिहरी से हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह, और पौड़ी से बने हैं अनिल बलूनी जी। इससे पहले अनिल बलूनी जी जो हमारे थे वो थे राज्यसभा के सांसद। अब बात करते हैं राज्यसभा की सीटों के बारे में। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, उनके 3 सांसद हैं। राज्यसभा सीटों का कोई नाम नहीं होता, वो राज्य के नाम पर ही होती हैं। जैसे लोकसभा सीटों के हम नाम देख रहे हैं, तो राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं उन पर कौन कौन से सांसद हैं। सबसे पहले नरेश बंसल जी, उसके बाद कल्पना सैनी जी, और अभी लेटेस्ट बने, इसी साल बने हैं, अनिल बलूनी जी के रिटायरमेंट के तुरंत बाद बने हैं महेंद्र भट्ट जी। अब कुछ विशेष नोट देख लेते हैं। राज्य की प्रथम महिला सांसद की अगर बात करें तो कमलेंदुमती शाह लोकसभा में चुनी गई थी टिहरी से 1952 से 57 के बीच में। राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद बनी है माला राज्य लक्ष्मी शाह 2014 में टिहरी से। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद, तो ये हैं मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी, 2014 में चुनी गई थी। उसके बाद दूसरी महिला राज्यसभा सांसद कहेंगे तो वो हैं जो अभी हमने ऊपर देखी थी, ये कल्पना सैनी जी। ये राज्यसभा के लिए सांसद चुनी गई हमारे प्यारे उत्तराखंड से दूसरी महिला है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा सीट, सबसे बड़ी सीट की अगर बात करो, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी सीट है हरिद्वार, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जो सीट है वो है पौड़ी। अब लोकसभा की सीट सबसे छोटी अगर देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी है पौड़ी, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी है हरिद्वार।
अगला पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक लोकसभा सीट पर 14 विधानसभा सीट होती हैं। जैसे एक अल्मोड़ा की है तो उस पर 14 विधानसभा सीट होंगी। ऐसे ही टोटल 5 होंगी, तभी हमारी कितनी बनेंगी? 14 पंचे 70 विधानसभा सीटें बनेंगी। यानी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें आती है? तो 14। अगर ये सवाल पूछेंगे पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कहेंगे तो कितनी आती हैं? 14 आते हैं। तो अल्मोड़ा वाला मैं आपको समझा देता हूँ 14 कौन कौन से इसमें शामिल हैं। अल्मोड़ा लोकसभा जो सीट है उसके अंतर्गत हमारा प्यारा अल्मोड़ा आता है, जिसमें विधानसभा की 6 सीटें हैं। इसमें हमारा पिथौरागढ़ भी आता है जिसकी 4 सीटें हैं। अल्मोड़ा लोकसभा जो सीट है उसमें बागेश्वर भी शामिल है जिसमें 2 विधानसभा सीटें हैं। जबकि चंपावत भी इसमें शामिल है, तो उसमें भी कितनी विधानसभा सीटें हैं? 2 हैं। 6 4 10, 10 2 12, 12 और 2 14। यानी एक लोकसभा सीट पर आपने ध्यान रखना है 14 विधानसभा सीटें होती हैं। अब इसी साल क्या है, लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं 2024 में, अप्रैल से जून के बीच में, जिसमें एक बार फिर से मोदी सरकार आई है। वैसे एनडीए गठबंधन आया है। लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में हुआ था, सभी को पता है। उत्तराखंड में पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को चुनाव आयोजित हुआ था। मतदान 55% से अधिक, लगभग 55.01% या 55% के आसपास हुआ था। सर्वाधिक मतदान की अगर लोकसभा चुनाव में बात करें तो नैनीताल में, और सबसे कम जो मतदान हुआ है हमारे प्यारे उत्तराखंड में, अल्मोड़ा में हुआ है। देश भर में मतदान करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान अगर कहें तो 33वां है, जबकि हिमालयी राज्यों में 10वां स्थान है उत्तराखंड का मतदान के मामले में। हिमालयी राज्यों में मतदान सर्वाधिक हुआ है असम में, याद रखना आप लोगों ने, 80% से भी अधिक है। उम्मीद है ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बारे में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। अब जैसे ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है इसमें बहुत सारे पॉलिटी, मतलब मान के पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं, लेकिन अब उसको पढ़ाने में जाऊंगा तो हमारा उत्तराखंड छूट जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना, जैसे मुख्यमंत्री हम पढ़ चुके हैं, मतलब जो हमारा संविधान का भाग 6 है उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। पॉलिटी का वो पोर्शन है, यहाँ पर विशेष फोकस हमारा उत्तराखंड पर है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, इस क्लास में भी आपको बताने वाला हूँ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात अगर मैं करता हूँ तो याद रखेंगे आप लोग, जो जहाँ पर हमारा उच्च न्यायालय भवन है, इस भवन की स्थापना वैसे 1897 में स्टार्ट हुई थी और 1900 में ये काम समाप्त हो चुका था। ये राजभवन जैसा होता था अंग्रेजों का। अब हाईकोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को अनुच्छेद बता देता हूँ। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। आर्टिकल 216 में जैसे उच्च न्यायालय के अंतर्गत हमारे क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी जानकारी इसमें है। 217 के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 231 जो आर्टिकल है वो याद रखेंगे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करेंगे राष्ट्रपति। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे राज्य के राज्यपाल। कार्यकाल इनका होता है 62 वर्ष का, आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं। और ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? शपथ भले ही राज्यपाल होंगे लेकिन त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उत्तराखंड के हाईकोर्ट भवन का निर्माण संटोनी मैकडोनाल्ड ने करवाया था। संटोनी मैकडोनाल्ड ने कराया था। कौन सा स्कूल इस राजभवन के अंतर्गत होता था अगर कहेंगे, अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो याद रखेंगे हम, स्कूल होता था ब्रॉन्सडेल स्कूल। वर्तमान में अगर बात करें तो हमारे प्यारे भारत में 25 हाईकोर्ट हैं। भारत का पहला हाईकोर्ट की बात करें तो कलकत्ता 1862, उसके बाद मुंबई और हमारा जो मद्रास वाले हैं वो आते हैं। उत्तराखंड में हाईकोर्ट की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 को, जब हमारा प्यारा राज्य बना था। और उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है नैनीताल में स्थित है, ये भारत का 20वां हाईकोर्ट था। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कहें या पहले कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहें, वो दोनों ही कौन है? दोनों ही पदों पर, कार्यकारी भी यही थे, मुख्य भी यही बने थे। अशोक अभियेंद्र देसाई, ए देसाई भी इनको कहा गया है। आर्टिकल 165 के बारे में पिछली क्लास में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, महाधिवक्ता के बारे में है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। पहले महाधिवक्ता हमारे थे मेहरबान सिंह नेगी जी, और वर्तमान कौन है? सूर्य नारायण बाबुलकर। वैसे अंतरिम सरकार में पहले कहेंगे तो ललिता प्रसाद नैथानी, और चुनी गई सरकार यानी निर्वाचित सरकार के पहले
महाधिवक्ता अगर कहेंगे तो वो है हमारे मेहरबान सिंह नेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार हैं GCM रावत। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण प्यारे उत्तराखंड में कब से किया गया? अप्रैल 2001 से। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ मैं बताना चाहता हूँ। वीडियो बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करने के बाद बनाए जाते हैं। सारे पॉइंट को अलग अलग किताबों से पढ़ के पढ़ाया जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ गलती रह जाती है गलतियाँ। अगर कोई गलती रहती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे सभी को अपडेट मिल जाए। और सेशन पसंद आ रहे हैं, यूट्यूब में अगर क्लास देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। सीरीज कंप्लीट होगी, मैंने आप लोग को बताया है, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें। जो लोग ऑनलाइन बैच से, PDF बैच से नहीं जुड़ सकते हैं, वो यहाँ से भी वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसी वजह से मैं 2-2, 3-3 दिन का बीच में गैप भी दे रहा हूँ कि आप बड़े से वीडियो को समझ लें, अपने नोट्स बना लें। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ने के अलग से PDF की आवश्यकता है, तभी ऑनलाइन बैच से आप लोगों ने जुड़ना है। और ऑनलाइन बैच के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो हमारा प्यारा उत्तराखंड हाईकोर्ट है, उससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। स्थापना वाला पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में। प्रथम इसके न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश कहेंगे तो A देसाई, और मुख्य न्यायाधीश जो बने थे उसके कार्यकारी बनने के बाद वो भी अशोक अभिन्द्र देसाई जी ही थे। दूसरे मुख्य न्यायाधीश हमारे प्यारे हाईकोर्ट के बने थे सरोज होमी कपाड़िया जी। और ये कपाड़िया जी हमारे प्यारे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में, उसके 38वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस भी बने, याद रखेंगे। 7वें मुख्य न्यायाधीश हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट के थे जगदीश सिंह खेहर जी। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 44वें मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करें हाईकोर्ट में सदस्यों की, तो सन 2000 तक इसमें 7 सदस्य होते थे, 2003 तक इसमें 9 सदस्य थे। वर्तमान में अगर इसमें बात करें तो 9+2 यानी 11 इसके सदस्य हैं, 2 अतिरिक्त हैं। अब प्रफुल्ल चंद्र पंत, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे रिलेटेड क्या सवाल पूछते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे। तो वो प्रफुल्ल चंद्र पंत जी हैं, PC पंत जी हैं। 2004 में ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे। 2013 में ये मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, जबकि 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, याद रखेंगे, जज बने हैं। उम्मीद है ये पोर्शन आपका क्लियर हुआ है। और जहाँ पर हमारा जो मुख्य न्यायालय या आप उच्च न्यायालय देख रहे हैं 1962 में, वैसे राजभवन तो हमने देखा था, 1897 में काम इसका स्टार्ट हुआ था, सन 1900 में ही काम समाप्त हो गया था। यहाँ पर क्या होता था, वो गवर्नर रहता था। 1962 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी राजभवन को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था 1962 में, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन भी हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन। इसमें पंचायतों और नगरीय प्रशासन के बारे में हम बहुत बड़े तरीके से पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन। राज्य में पहला पंचायती चुनाव 2003 में आयोजित किया गया, दूसरा चुनाव हुआ था 2008 में। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मार्च 2008 में पंचायतों में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50% किया गया। और उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे भुवन चंद्र खंडूरी जी। अगला देखते हैं, पंचायती राज एक्ट। हमारे राज्य का पंचायती राज एक्ट कहेंगे तो अप्रैल 2016 का है। अब इसकी डेट आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। जो PDF में आपको शेयर करूंगा उसमें तो सारी चीज़ें दी होंगी। ये सवाल, पहला सवाल आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। और इसी पंचायती राज एक्ट में संशोधन कब हुआ है अगर पूछेंगे तो याद रखना है, इसमें संशोधन हुआ है 2019 में। राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला स्तर ग्राम है और सबसे बड़ा स्तर अगर कहेंगे तो जिला पंचायत। माध्यमिक स्तर कौन सा है? क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। इसके गठन के लिए जनसंख्या की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 500 और अधिकतम 2000। मैदानी क्षेत्रों में इसके गठन के लिए मिनिमम जनसंख्या 1000 जबकि मैक्सिमम 10,000 इसके अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, इसको प्रत्यक्ष तरीके से हम लोग वोट करके चुनते हैं। जो ग्राम सभा के लोग होते हैं, जो ग्राम सभा की जो लिस्ट बनी होती है उसमें वोटिंग लिस्ट जो बनी रहती है, वे ही लोग इनको चुनेंगे प्रत्यक्ष तरीके से।
और पंचायत सदस्यों की बात करें तो कम से कम ये 5 होगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। 5 से 15, मैक्सिमम 15 तक इनकी संख्या जाती है। सदस्य इत्यादि बनने के लिए योग्यता की बात अगर करें तो ये होती है 21 वर्ष। 10वीं पास होना आवश्यक है जनरल और ओबीसी के लिए, जबकि अगर आप एससी या एसटी या महिला वर्ग से आते हैं तो आपका 8वीं पास होना आवश्यक है। ग्राम प्रधान की शपथ के बारे में अगर बात करें तो इन्हें शपथ दिलवाते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी खंड विकास अधिकारी जी। इनका कार्यकाल यूजुअली कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। और कभी ये भंग अगर हो जाती है तो 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराना आवश्यक है। अगर इनके कार्यकाल में 6 महीने का टाइम बचा ही नहीं है भंग होने से पहले का, तो चुनाव फिर अपने निर्धारित समय से होंगे। ग्राम पंचायत की हर माह में एक बैठक होना अत्यावश्यक है। अगर ये सदस्यों की बात करें, प्रधान इत्यादि की बात करें तो अपना त्यागपत्र देते हैं जिला पंचायत अधिकारी को। और ग्राम पंचायत स्तर पर जो बजट का निर्धारण करते हैं, बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वीपीडीओ, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, याद रखेंगे। जिसको पास करने के लिए प्यारे उत्तराखंड में SSC की आवश्यकता भी होती है, आप लोग को सभी को पता होगा। अब बात करते हैं क्षेत्र पंचायत के बारे में। इसका प्रमुख अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, जो इसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्यों का चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष तरीके से, आम जनता ही इनको चुनती है। इन्हीं में से एक व्यक्ति को अपना लीडर चुना जाता है। पदेन सदस्यों की अगर बात करें तो सभी ग्राम प्रधान इसके अंतर्गत शामिल होंगे। विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, यानी विधायक जी भी इसमें शामिल होंगे और सांसद भी इसमें शामिल होंगे। पदेन सदस्य केवल बैठकों में मतदान कर सकते हैं। आमंत्रित सदस्यों की अगर बात करें तो क्षेत्र पंचायत से चुने गए जिला पंचायत सदस्य इसके क्या होते हैं? आमंत्रित सदस्य होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 25,000 की जनसंख्या पर इनकी संख्या कम से कम 20 या मैक्सिमम 40 तक जा सकती है। किनकी संख्या? क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या। इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य क्या चुना जाएगा? अध्यक्ष चुना जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में 50,000 की जनसंख्या पर कम से कम 20 या मैक्सिमम 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य हो सकते हैं। इनको शपथ दिलाते हैं एसडीएम, त्यागपत्र देते हैं अपने जिला मजिस्ट्रेट को। अब इस लेवल पर यानी क्षेत्र पंचायत स्तर पर बजट का निर्माण किया जाता है बीडीओ के द्वारा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी क्षेत्र या खंड विकास अधिकारी। इन्हें सचिव भी कह देते हैं, क्षेत्र विकास सचिव भी कह सकते हैं इनको, बीडीओ के द्वारा, बीडीओ। अब आते हैं जिला पंचायत की तरफ। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, 18+ आयु वाले लोग इनको चुनते हैं। अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी जो सदस्य चुनेंगे उन्हीं में से एक को सदस्य अध्यक्ष चुना जाएगा, उन्हीं लोगों के द्वारा जो सदस्य चुने जाएंगे। जिला पंचायत स्तर पर सचिव होते हैं मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी भी इन्हें कहते हैं। सदस्यों की बात करें, इनके पदेन सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य। हर 3 माह में इनकी एक बैठक होना अत्यावश्यक है। और बैठक के लिए गणपूर्ति की बात अगर हम करते हैं तो 1/3 सदस्यों का होना अति आवश्यक है। अब देखते हैं नगर निकाय प्रणाली के बारे में जानकारी। संविधान के भाग 9 को अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक इसमें शामिल है। इससे पहले हमने पंचायतों के बारे में देखा था, ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे। पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1993 के तक। तो उसी के अगला वाला भाग किसके अंतर्गत आ जाता है? नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत। जैसे हमारी पंचायतें आती हैं भाग 9 में, 243 से लेकर 243 ओ तक ये आर्टिकल हमारे पंचायत के अंतर्गत आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। उसके आगे के आर्टिकल यानी भाग 9 का ए, आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 जेड जी तक, ये हमारा नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत और 11वीं अनुसूची वहां पर जोड़ी गई थी, तो वैसे ही नगर निकाय प्रणाली के लिए 74वें संविधान संशोधन 1993 लागू किया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ध्यान रखेंगे। और हमारे प्यारे राज्य में नगर निकाय प्रणाली की बात करें, ये त्रिस्तरीय है,
जैसे पंचायती राज व्यवस्था भी त्रिस्तरीय है, वैसे ही नगरीय प्रशासन भी त्रिस्तरीय है। अब ये तीनों स्तरों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे सवाल आप लोग के लिए होमवर्क के होने वाले हैं। नगर निगम सबसे पहले देखते हैं, सबसे बड़ा लेवल नगर निगम। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो जनसंख्या इसके लिए आवश्यक है 90,000 और मैदानी क्षेत्रों में इसके निर्माण के लिए 1,00,000 जनसंख्या आवश्यक है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें मेयर या महापौर कहते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। उप मेयर का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी नगर निगम के जो चुने गए सदस्य होंगे उन्हीं में से एक व्यक्ति को उप मेयर का पद दिया जाएगा। वर्तमान में कितने नगर निगम है हमारे प्यारे उत्तराखंड में? इनकी संख्या है 9। कौन कौन से? देहरादून, काशीपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर, कोटद्वार, हल्द्वानी, रुड़की और श्रीनगर। श्रीनगर लेटेस्ट बना हुआ है। इन सभी की स्थापना किस किस वर्ष हुई है आपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। और ये जो आप 9 नगर निगम देख रहे हैं इसमें जो श्रीनगर है वो एकमात्र पूर्णतः पर्वतीय नगर निगम है, पूर्ण रूप से पर्वतीय क्षेत्र में स्थित। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब आते हैं दूसरे लेवल की तरफ, माध्यमिक स्तर की तरफ, यानी नगर पालिका परिषद की तरफ। जनसंख्या की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या 90,000, जैसे ऊपर था 90,000 प्लस, 90,000 से अधिक, यहाँ पर है 90,000। और मैदानी क्षेत्रों में 50,000 से 1,00,000 तक। अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी आम जनता द्वारा, चुनाव के द्वारा, वोटिंग के द्वारा। सबसे पुरानी नगर पालिका की बात करें राज्य की तो वह है मसूरी नगर पालिका। कब की है? 1842 की। वर्तमान में कितने हैं? 42 हैं नगर पालिका। वर्तमान वाला डेटा लगातार कंटिन्यू चेंज होते रहता है, अगर चेंज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं नगर पंचायत की तरफ, यानी नगरीय प्रशासन का सबसे निचला स्तर, नगर पंचायत। जनसंख्या यहाँ पर जो आवश्यक है वो 5,000 से 50,000 तक है। सदस्यों का चुनाव इसका प्रत्यक्ष रीति से होता है हर 5 वर्ष में। राज्य में कुल नगर पंचायतों की बात करें तो वर्तमान में 53 इनकी संख्या है, जिसमें 3 सीटें मनोनीत होती हैं। कौन कौन सी? यानी चुनाव कितनों पर होता है? 50 सीटों पर। 3 सीटें क्या होती हैं? मनोनीत होती हैं। कौन कौन सी? बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ। केदारनाथ कौन से में? रुद्रप्रयाग। गंगोत्री उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ चमोली में। आज हम देखने वाले हमारे सिलेबस में मेंशन उत्तराखंड की जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर, जन घनत्व से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। 2011 में हमारी आखिरी जो जनगणना हुई थी उसी से रिलेटेड सारे फैक्ट हम देखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला पॉइंट है, वर्ष 2011 की जो जनगणना थी वो देश की 15वीं जनगणना थी। भारत में पहली जनगणना की बात अगर हम करें तो 1872 में हुई थी। उस समय पे वायसराय या गवर्नर जनरल था मेयो। और भारत में नियमित जनगणना की बात अगर हम करते हैं तो वो 1881 में हुई थी, रिपन के समय पर। 72, 81, फिर हर 10 साल में लगातार चलते रहे ऐसे। 91 करते करते ये 2011 की जनगणना जो हमारी थी वो थी 15वीं जनगणना। 1872 से स्टार्ट करना है, फिर 81, फिर हर 10 सालों में। के अनुसार उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो है 1,86,292, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है 51,37,773। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 50.93%, और महिलाओं का बनता है 49.07%। यानी दोनों को जोड़कर 100% आना चाहिए, बस हो गया। तो ये परसेंटेज वाली जो भी फैक्ट आएंगे उनमें क्या करना है, एक फैक्ट हमने याद करना है, अगला फैक्ट 100 से माइनस करके हमारा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जो घटाने में सक्षम है वो तो ऐसे कर सकता है, जो नहीं घटा पा रहे उनको ऐसे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य स्तर पर प्रारंभिक जनसंख्या के आंकड़े 2 अप्रैल 2011 को जारी हुए थे देहरादून से, और अंतिम आंकड़े 31 मई 2013 को जारी हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है।
यानी देश की जनसंख्या को अगर मैं 100% मानूंगा तो उसमें से 0.83% हमारे प्यारे उत्तराखंड में है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा स्थान 20वां था और वर्तमान में स्थान कितना हो गया है, 19वां हो गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा जिला है हरिद्वार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर जिले याद करने तो उनका एक कोड मैं आपको बता देता हूं, एच दून, एच से हरिद्वार, डी से देहरादून, यू से उधम सिंह नगर और एन से नैनीताल। ये पहले 4 हैं जनसंख्या के हिसाब से हमारे जिले। नंबर 1 पे है हरिद्वार, नंबर 2 पे है देहरादून, नंबर 3 पे है उधम सिंह नगर और नंबर 4 पे है नैनीताल। कोड क्या है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का, एच दून। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है हमारा रुद्रप्रयाग। आप देख सकते हैं 2,42,285। सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात अगर हम करें तो इसका कोड आपने याद रखना है RCB। सबसे कम रुद्रप्रयाग ये 13वें नंबर पे आएगा क्योंकि हमारे प्यारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं। उसके बाद C से बनता है चंपावत, ये 12वें नंबर पे आता है और B से बनता है बागेश्वर जो 11वें नंबर पे आता है। ये तीनों वही जिले हैं जो साथ में बने थे हमारे 1997 में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात। 0 से 6 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए जो लिंगानुपात के आंकड़े आए थे या उनसे रिलेटेड जनसंख्या के आंकड़े थे, अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो टोटल 100% की उत्तराखंड की जनसंख्या में शिशु हैं हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार 13.44%। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 890 है राज्य स्तर पर, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात है 919। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिले की बात करें तो ये है अल्मोड़ा, 922 इसका लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है पिथौरागढ़, 816। जनसंख्या के आधार पर शिशुओं की बात करें तो सर्वाधिक है हरिद्वार में, सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। अभी ओवरऑल जनसंख्या जब हमने देखी थी वहां पर भी सर्वाधिक हमारे हरिद्वार में थे और न्यूनतम रुद्रप्रयाग में थे। शिशुओं में भी सेम आंकड़े हैं, शिशु जनसंख्या में भी सर्वाधिक हरिद्वार में और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। अब प्रतिशत के आधार पर शिशुओं की बात करें तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक हैं हरिद्वार में 15.11% और न्यूनतम है देहरादून में 11.88%। 11.88%। ये वाला परसेंटेज कैसे निकाला है, जैसे हरिद्वार की जनसंख्या को मैं 100% मानूंगा तो उन 100% में 15.11% हमारे क्या है, शिशु हैं। ऐसे देहरादून की जो जितनी भी जनसंख्या, भले 1 लाख है, 2 लाख है, 15, 20 जितनी भी है, उसको मैंने 100% माना तो उसमें इसका परसेंटेज आ रहा है 11.88%। किसी का 12 होगा, किसी का 13 होगा, किसी का 14 होगा, किसी का 13 पॉइंट समथिंग होगा। तो रेंज हमारी जा रही है 15.11 से 11.88 तक। 15.11% है मैक्सिमम हरिद्वार और न्यूनतम है देहरादून 11.88%। अब देखते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। पिछली जो जनगणना हुई थी हमारी 2001 में हुई होगी, तो 2001 और 11 के बीच टोटल 10 साल, तो उस बीच के आंकड़े हम देखते हैं। तो 2001 से 11 तक की राज्य की दशकीय वृद्धि दर है 18.8%, जबकि देश की इस बीच रहे 17.7%। दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान रहा 18वां। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, जब तेलंगाना नहीं बना था, जम्मू कश्मीर भी राज्य हुआ करता था। अगला है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है उधम सिंह नगर, 33.45%। उसके बाद सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है पौड़ी। ये वाला फैक्ट आप छोड़ दें, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला है पौड़ी। मतलब ये मान के चलिए 2 जिले हमारे ऐसे हैं, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, वहां पर पिछले के मुकाबले जनसंख्या में कमी आई है, वृद्धि दर में कमी आई है। मतलब वहां की जो वृद्धि दर है वो नकारात्मक रही है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा नकारात्मक रही है पौड़ी की -1.41%, और अल्मोड़ा का कितना रहा है -1.28।
या ऐसा कह सकता हूँ 1.28% की कमी, 1.41 की परसेंटेज की कमी। कमी कहेंगे तो नेगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। हरिद्वार और देहरादून को छोड़कर 11 जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। हरिद्वार और देहरादून को छोड़कर 11 जिलों में दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है। अब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, मतलब इसमें ऐसा है, यहां पर तो हमने देखा था अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में क्या है नकारात्मक रही थी। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हरिद्वार और देहरादून को छोड़कर 11 जिले ऐसे हैं जिनमें दशकीय वृद्धि दर में पिछले के मुकाबले कमी रही। भले वो पॉजिटिव में तो गए हैं, जैसे माना पिथौरागढ़ पिछले दशक की वृद्धि दर में यानी 91 से 2001 के बीच में माना इसकी वृद्धि दर थी 15%। तो इस बार वाले जो हमारा दशक है पिथौरागढ़ में, ये खाली एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या बढ़ी तो है पिछले के मुकाबले, लेकिन वो उससे पिछले 10 साल के मुकाबले में थोड़ा कम बढ़ी है। जैसे यहाँ पे 15% बढ़ी है तो यहाँ पे 14% बढ़ी होगी, यहाँ पे 10% बढ़ी होगी, इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला समाज है मुस्लिम समाज, 43.50% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। अब जनसंख्या का धार्मिक एवं जातिगत विवरण हम देख लेते हैं। धर्म के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख, सबसे कम है जैन। सबसे कम किनकी जनसंख्या है? जैन। मुस्लिमों की बात करें तो सर्वाधिक मुस्लिम है हरिद्वार में, सबसे कम मुस्लिमों की जनसंख्या है बागेश्वर में। सिखों की बात करते हैं, सर्वाधिक सिख हैं उधम सिंह नगर में, सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। हिंदुओं की सर्वाधिक प्रतिशत अगर पूछेंगे तो याद रखना है रुद्रप्रयाग में उनकी जनसंख्या है प्रतिशत के मामले में 99.27% हिंदू 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षर अगर समाज की बात करेंगे तो जैन, और सबसे कम साक्षर या न्यूनतम साक्षर है मुस्लिम। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करते हैं, सर्वाधिक है इनकी जनसंख्या हरिद्वार में, सबसे कम है चंपावत। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, सर्वाधिक इनकी जनसंख्या है उधम सिंह नगर और सबसे कम इनकी जनसंख्या है रुद्रप्रयाग में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जनघनत्व। जनघनत्व क्या है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी की माप हमारी क्या है? जनघनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व 189 जो कि देश में 25वां था। अगर 2001 की जनगणना का पूछेंगे तो याद रखना आपने 159 था। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है हरिद्वार, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, उसके बाद नैनीताल। सबसे ज्यादा हरिद्वार जिसका है 801, उधम सिंह नगर 649, देहरादून 549 और नैनीताल है 225। HU2N करके आप याद रख सकते हैं। नंबर 1 याद रखें, उसके बाद तो और जो भी है। सबसे कम जनघनत्व की बात अगर हम करते हैं तो सबसे कम जनघनत्व है उत्तरकाशी का 41, उसके बाद चमोली आता है 49 और पिथौरागढ़ आता है 48। पिथौरागढ़ 48 नहीं 69 है, याद रखें 69 है, 69। अगला पॉइंट देखते हैं। 2001 की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई है हरिद्वार में और सबसे कम वृद्धि हुई है अल्मोड़ा में, मतलब यहां पर निगेटिव गया हुआ है। 2 जिले अभी हमने देखा था, अभी आपको एक पॉइंट यहां पे याद होगा, हमने एक पॉइंट पढ़ा था दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। 2 जिले ऐसे थे अल्मोड़ा और पौड़ी जिनमें निगेटिव गया था, ये माइनस में गए थे, कमी आई थी पिछले के मुकाबले। तो इन्हीं 2 जिलों में जनघनत्व में कमी भी आई है। अल्मोड़ा में 3 की कमी हुई है, पौड़ी में 2 की कमी। सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है हरिद्वार में। 2001 की बात करूं तो हरिद्वार का था 613 जनघनत्व, अभी कितना है 801। अब कितने की वृद्धि है, आप इन दोनों को माइनस करें आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक इसके अंदर है लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 मेल पर कितने फीमेल हैं, इसी की माप है लिंगानुपात। तो यही पॉइंट हम देखते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है 963, देश में 13वें स्थान पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा, 1139 इसका लिंगानुपात है, देश में सेकंड नंबर का जिला रहा है। पहले नंबर पे कौन सा जिला रहा, आप लोग इसको सर्च करना है आप लोगों ने। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार, 880 लिंगानुपात रहा है यहाँ का। अब देश के लिंगानुपात की बात करूं तो देश का लिंगानुपात इस बीच रहा है 943। उत्तराखंड के पॉइंट खत्म करने के बाद मैं सारे पॉइंट आपको भारत की जनगणना से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा। तो देश का लिंगानुपात इस बीच रहा 943। तो राज्य के 4 जिले हमारे ऐसे हैं HDUN, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात देश के लिंगानुपात से भी कम रहा। टोटल हमारे जिले कितने हैं, 13। 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात देश से कम है, इसका मतलब बचे हुए 9 जिलों का लिंगानुपात क्या है, देश से अधिक रहा है, याद रखना है। अब 9 जिले हमारे ऐसे हैं, हमने देख लिया, जो देश के लिंगानुपात से ज्यादा है। टोटल जिलों की बात अगर मैं करूं तो 7 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से भी अधिक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के 7 जिलों में लिंगानुपात में 2001 की अपेक्षा वृद्धि हुई है, जबकि 6 जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है पिछले लिंगानुपात के कंपैरिजन में। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है साक्षरता। उत्तराखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार रही 78.82%, देश में 17वां स्थान। 2001 में हमारी जो साक्षरता थी वो 71.62% थी। पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये 87.4% रही, देश में 13वां स्थान। जबकि महिला साक्षरता हमारी 70% रही, देश में 20वां स्थान। और देश की साक्षरता इस बीच रही हमारी कितनी, 73%। और हमारे सभी जिलों की जो साक्षरता है वो देश की साक्षरता से अधिक है। सबसे कम साक्षरता हमारे यहाँ उधम सिंह नगर की है, जिसकी है 73.1%। और सभी जिले हमारे ऐसे हैं जो देश से आगे हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक की बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला हमारा है देहरादून। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है रुद्रप्रयाग में, और महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता है देहरादून में, DRD। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून। परसेंटेज आप देख सकते हैं, इस हिसाब से इनको याद भी कर लें आप लोग। मेन है जिलों के नाम याद हो जाए, परसेंटेज तो धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे बार बार पढ़ के। अब सर्वाधिक के आंकड़े देख लें। अब देखते हैं सबसे कम या न्यूनतम के आंकड़े। न्यूनतम साक्षरता उधम सिंह नगर 73.1%। देश का कितना था, देश का एवरेज था 73%। न्यूनतम या सबसे कम पुरुष साक्षरता है हरिद्वार की 81%। न्यूनतम या सबसे कम महिला साक्षरता है उत्तरकाशी में 62.4%। महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की सर्वाधिक नगरीय स्थल अगर कहेंगे, नगरीय जिला कहेंगे तो देहरादून 55.52%। जहां सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या होगी, इसका मतलब सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या। अगला है न्यूनतम नगरीय स्थल है बागेश्वर, 3.49% एरिया ही हमारा नगरी है बागेश्वर में। ये सबसे कम नगरी है, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या है, ये ग्रामीण है। ये पॉइंट आपने खुद से क्लियर करना है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति 6 फरवरी 2003 की है, 6 फरवरी 2003। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। विश्व में सबसे पहले जनगणना हुई कहाँ, स्वीडन में। दशकीय जनसंख्या विश्व में सबसे पहले हुई है यूएसए में 1790 में। स्वीडन में जो जनगणना हुई थी, याद रखेंगे, 1749 में हुई थी। ब्रिटेन में जनगणना का जो प्रारंभ हुआ है वो 1801 में हुआ है। भारत में जनगणना का प्रारंभ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 1872 में, मेयो के काल में। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में, रिपन के काल में। आर्टिकल 246 इंपॉर्टेंट है, संघ का दायित्व है कि जनगणना कराए। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, याद रखेंगे। 1971 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की है, जिसमें 2045 तक जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई थी। वर्तमान में ये लक्ष्य 2030 रखा है। मतलब इसको आप लोग अपडेट कर लेना अपने हिसाब से इस पॉइंट को। अब कुछ अन्य पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं उत्तराखंड की जनसंख्या से रिलेटेड। ग्रामीण और शहरी इलाकों में जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या 69.77%, तो शहरी होगी 100 से माइनस कर देंगे 30.23%। दशकीय वृद्धि दर रही है ग्रामीण क्षेत्र में 11.52%, जबकि शहरों में रही है 39.94%। लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र का रहा है 1000, जबकि शहरी क्षेत्रों का रहा है 884। अब देखिए लोग शहर की तरफ भागते हैं और लिंगानुपात देख लीजिए आप लोग तो गवार है तो ग्रामीण है इत्यादि कहते हैं, और हरकतें देखो शहरी लोगों की क्या रही हैं। तुम इतने शहरी हो, मॉडर्न इलाका इतना ही अच्छा होता है, तो लिंगानुपात कम क्यों हुआ है? ग्रामीण से ज़्यादा होना चाहिए था। तो स्टीरियोटाइप बना दिया गया है, ग्राम ऐसे होते हैं, ये होते हैं। मेन है हमें अपने रूट से जुड़े रहना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। किसी की देखा देखी नहीं करनी है, अपनी क्षमता को पहचानना है और उसी हिसाब से हमने आगे बढ़ना है। शिशु लिंगानुपात ग्रामीण की बात करें तो 899, जबकि शहरों में 868। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। औसत साक्षरता की बात करें तो 76.31% है, और शहरी में जो साक्षरता है 84.45 है। तो ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इन लोगों को तो ये पता होना चाहिए था कि शिशु लिंगानुपात क्या होता है। इसका मतलब क्या है, लड़की को पैदा ही नहीं किया जा रहा है या पैदा किया जा रहा है तो उनको उससे पहले ही मार दिया जा रहा है, पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है लिंगानुपात कम होने के बाद। अभी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे तो इन्हें तो ज़्यादा अकल होनी चाहिए थी। ये स्टीरियोटाइप बनाया जाता है, ऐसा नहीं सोचना है हमने। अगला पॉइंट देखते हैं। औसत महिला साक्षरता की बात करें तो 66.16%, जबकि शहरों का है 68.96%। पुरुष साक्षरता की बात है 86.62%, और शहरों में पुरुष साक्षरता है 89.05%। 89.05%। हाँ, सुविधाओं के मामले में शहर आगे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों का, केवल नगरों की बात हो रही है, उनका घटता क्रम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद हल्द्वानी काठगोदाम, और चौथे नंबर पर आता है रुद्रपुर। 3 जिले हमारे ऐसे हैं जहां राज्य की 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल। यहाँ राज्य की 51.91% जनसंख्या निवास करती है, और तीनों जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ये पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है आपने। अगले अब कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जनसंख्या की बात करें, अनुसूचित जनजाति 18.8%, राज्य की जनसंख्या का 18.8% हमारे क्या है एससी यानी अनुसूचित जाति, और एसटी कितने हैं अनुसूचित जनजाति 2.9%। सर्वाधिक एससी की बात करें तो हरिद्वार में, सबसे कम एससी हैं चंपावत में। सर्वाधिक एसटी की बात करें तो उधमसिंह नगर, सबसे कम एसटी की बात करें तो रुद्रप्रयाग। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अगर देखें तो बागेश्वर में है एससी, और सबसे कम है देहरादून में। परसेंटेज आप देख सकते हैं। एसटी की बात करें तो सर्वाधिक परसेंटेज के आधार पर इनकी जनसंख्या है उधमसिंह नगर में, सबसे कम इनकी जनसंख्या है टिहरी में 0.14%। अब आरक्षण इत्यादि की बात कर लेते हैं, उसके बाद और सारे पॉइंट देख लेंगे। आरक्षण में अगर देखें तो एससी, ये एससी वाला पॉइंट है और ये एसटी वाले पॉइंट है। लोकसभा में टोटल 5 सीटों में से 1 सीट इनके लिए आरक्षित है, लेकिन एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। विधानसभा की बात करें तो 13 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए, और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, चक्राता देहरादून में और नानकमत्ता उधमसिंह नगर में। सरकारी नौकरी में 19% का आरक्षण है एससी और 4% का आरक्षण है एसटी। लिंगानुपात की बात करें तो 936 है एससी का, और 36 को उल्टा कर देंगे तो 63 बनता है। 963 है हमारा एसटी का लिंगानुपात। तो उत्तराखंड के आंकड़े हमारे समाप्त होते हैं। अब कुछ फैक्ट मैं भारत से रिलेटेड आपको बता देता हूं। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट मान के चलिए फैक्ट ही फैक्ट हैं। तो 2011 की जो जनगणना हमारी हुई थी वो कौन से नंबर की जनगणना थी? वो 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका ध्येय वाक्य पूछते हैं, आदर्श वाक्य पूछते हैं। तो उसका ध्येय वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखेंगे।
इस टॉपिक को आपने खुद से पढ़ना है, मैं यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ। 2011 की जनगणना के समय हमारे महापंजीयक या जनगणना आयुक्त थे। जनगणना आयुक्त अगर पूछते हैं 2011 में देश के, तो सी चंद्रमौली जी थे, सी चंद्रमौली। देश की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत था 51.47%। महिला की जनसंख्या प्रतिशत निकालना है तो इसको 100 से माइनस कर दूंगा, या आप याद रखें 48.53% ये हैं फीमेल। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि विश्व का 17.5% थी, मैं आपको बता ही चुका हूं। जनसंख्या वृद्धि दर हमने देखी थी, राज्य की भारत उत्तराखंड की थी 18.8 और देश की है 17.7%। लिंगानुपात देश का कितना राज्य का हमने देखा था 963 और भारत का कितना 943। जनघनत्व की बात करें तो राज्य का जनघनत्व था 189 और देश का जो जनघनत्व है वो 382 है। साक्षरता हमने देखी थी 78.8% राज्य की और देश की जो साक्षरता है वो है 73%। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो मैक्सिमम है जनसंख्या यूपी की, मैक्सिमम जनसंख्या यूपी और मिनिमम है सिक्किम की। जैसे हमने यहां पर देखा था हरिद्वार मैक्सिमम और रुद्रप्रयाग मिनिमम। सर्वाधिक एससी की बात अगर मैं करता हूं, सर्वाधिक एससी किस राज्य में रहते हैं, तो रहते हैं यूपी में, यूपी में। सर्वाधिक एसटी की बात करेंगे तो वो रहते हैं एमपी में। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या की बात अगर करेंगे तो आपने याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, न्यूनतम है लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे देश में की बात अगर करते हैं तो वहां पर तो बिहार है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो जनघनत्व है दिल्ली का है और न्यूनतम है अंडमान निकोबार का। तो और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, आप इस चीज को खुद से ही आपने सर्च करना है इस टॉपिक को। मेन हमारा लक्ष्य था उत्तराखंड के आंकड़े कंप्लीट करने थे। उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य भाग 1। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो मनी ऑर्डरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मनी ऑर्डरी प्रकार की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग अगर हम देखते हैं तो बाहरी राज्यों में, बाहरी देशों में काम करते हैं, तो वो पैसा हमारे उत्तराखंड में भेजते हैं जहाँ उनके रिलेटिव रहते हैं। तो इसी वजह से मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था हो गई। पर्यटन प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था है। पहाड़ी राज्य है तो पर्यटन सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पर्यटन को हमारे प्यारे उत्तराखंड में उद्योग का दर्जा दिया गया है और पर्यटन वर्ष हम 2 बार मना चुके हैं हमारे प्यारे उत्तराखंड में, एक 2001 और दूसरा 2015। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 2 मई 2001 को और ये लागू कब से माना गया, ये लागू माना गया है जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, यानी 1 अप्रैल 2001 से। विशेष राज्यों की लिस्ट में अगर बात करें तो प्यारा उत्तराखंड हमारा 11वें स्थान पर है। विशेष राज्यों और अन्य राज्यों में क्या अंतर होता है, अगर विशेष राज्यों की अगर मैं बात करता हूं तो अनुदान और ऋण का जो रेशियो होता है 90:10 होता है, 90:10 होता है। जबकि अन्य राज्यों के लिए बात करते हैं अनुदान रेशियो ऋण की, तो वो बनता है 70:30। उत्तराखंड के अलावा जो अन्य हमारे विशेष राज्य उनके बारे में आपको बताते हैं, जैसे असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, इन्हें ये दर्जा मिला 1969 में। हिमाचल प्रदेश को यह दर्जा मिला 1971 में। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को ये दर्जा प्राप्त हुआ 1972 में, जबकि सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल को यह दर्जा प्राप्त हुआ 1975 में। अब बात करते हैं कार्यशील जनसंख्या और कार्य करने वाली जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार हमारे प्यारे उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 38.39% ये कार्यशील जनसंख्या है। अब अकार्यशील या आश्रित जनसंख्या की बात करें तो या तो आप 100 में से माइनस कर दीजिए, या ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं 61.61%। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 100% जनसंख्या बन जाएगी। अब कार्यशील जनसंख्या में भी आपको मैं बताता हूँ, कार्यशील जनसंख्या का अगर कार्यशील जनसंख्या भी अपने आप में 100% मानता हूँ तो उसका 27% कृषक यानी किसान है। कृषि श्रमिक हैं इसके 6.38%।
और अन्य कार्यों में लगे हुए हैं बाकी बचे हुए। अब आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के बजट, जो लेटेस्ट बजट है हमारा 2024-25 का, और लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा पूरा डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड बजट और आर्थिक समीक्षा। सबसे पहले आर्थिक समीक्षा देख लेते हैं। विकास दर 2023-24 के लिए अनुमान रखी गई है 7.58%, जबकि देश की इसी वित्त वर्ष में जो विकास दर की अनुमान लगाया गया है वह 7.3%। 2022-23 में यही उत्तराखंड के लिए जो विकास दर थी वो थी 7.63%, और जब देश के लेवल की बात करें तो ये थी 7.2%। अब जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी का अनुमान दो आधारों पर लगाया जाता है, याद रखेंगे। प्रचलित भावों पर अगर मैं बात करता हूं तो जीडीपी हमारी है 346.20 हजार करोड़, या इसे 3,46,000 करोड़ भी कह सकते हैं। जबकि देश की जीडीपी की बात करते हैं इसी समय पे 2023-24 के लिए 296.57 लाख करोड़। स्थिर भावों पर हमारे प्यारे उत्तराखंड की जीडीपी की बात करते हैं तो 213.37 हजार करोड़, जबकि देश की जीडीपी इस दौरान अगर बात करते हैं तो ये है 171.78 लाख करोड़। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनना है, नोट बनाना है। अब जीडीपी की बात अगर करते हैं, सर्वाधिक जीडीपी वाला जो हमारा जिला है हरिद्वार है, जिसकी जीडीपी है 85,636.20 करोड़। और न्यूनतम जीडीपी वाला हमारा जिला है रुद्रप्रयाग, जिसकी जीडीपी है 2,838.87 करोड़। अब बात करते हैं विभिन्न क्षेत्र जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए अगर देखते हैं 2024-25 के लिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहेगा 9.99%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान रहेगा 46.84%, और तृतीय क्षेत्र टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या आते हैं? कृषि। द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा, और तृतीय क्षेत्र की अगर बात मैं करता हूँ, टर्शरी सेक्टर की बात करता हूँ, तो वहाँ पे सर्विस, सारी सर्विस उसमें शामिल हो जाती हैं। और तृतीय क्षेत्र का योगदान की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बनता है 43.17%। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनना है, नोट्स बनाने हैं। प्राथमिक क्षेत्र में टॉप जिले की अगर बात करता हूँ, सबसे नंबर 1 पे है उधमसिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार और उसके बाद देहरादून। द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो तीनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा योगदान उत्तराखंड में किस क्षेत्र का अगर कहेंगे तो द्वितीय क्षेत्र का, आप देख सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र में यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले जिले कौन कौन से? नंबर 1 पे हरिद्वार, उसके बाद उधमसिंह नगर, उसके बाद देहरादून। टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर जिसके अंतर्गत आता है, उसमें टॉप जिले हैं हमारे, सबसे नंबर 1 पे आता है देहरादून, दूसरे नंबर पे उधमसिंह नगर और तीसरे नंबर पे आता है हरिद्वार। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम की। 2022-23 में ये थी 2,30,994 रुपये, जबकि देश के पर कैपिटा इनकम इसी ईयर के लिए अगर देखते हैं तो बनती है 1,72,276 रुपये। वर्ष 2023-24 के लिए अगर बात करते हैं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो वो बनती है 2,60,201 रुपया, जबकि हमारे देश के लेवल पर ये रही है 1,85,854। अब 2022 से 23 से 24 में जब हम जाते हैं तो इसमें वृद्धि की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड के लेवल पर जो वृद्धि हुई है वो है 12.67%, जबकि देश के लेवल पर यह वृद्धि हुई है 7.9%। अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला हमारा है हरिद्वार, 3,62,688 रुपये। दूसरे नंबर पे आता है उधमसिंह नगर, तीसरे नंबर पे आता है देहरादून। कितनी कितनी इनकी पर कैपिटा इनकम है आप देख सकते हैं, आपने टॉप जरूर याद रखना है, तीनों याद करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय की बात। तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है वो रुद्रप्रयाग की 93,160 रुपये। इससे थोड़ा आगे यानी बागेश्वर की है 98,755 रुपये और अल्मोड़ा की है 1 लाख रुपये। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 31 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत किसानों की संख्या 9.52 लाख। पीएम फसल बीमा योजना 2023-24 में दिसंबर 2023 तक 86,376 कृषकों का बीमा हो चुका है।
अब इसी के अंतर्गत बैंकिंग सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 में 30 सितंबर 2023 तक कुल बैंक अगर ब्रांच यानी शाखाओं की बात करता हूं तो ये हैं 2507। ग्रामीण लेवल पर जो शाखाएं हैं 1170, शहरी हैं 735 और अर्ध शहरी हैं 602 शाखाएं। सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की अगर कहेंगे तो याद रखना आपने SBI की हैं। और बैंक शाखाओं की बात अगर मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएं हैं हमारे देहरादून में 607 और मिनिमम है रुद्रप्रयाग में 54। अब बैंकिंग व्यवस्था की बात करते हैं, इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक भी इसमें हम देखने वाले हैं। तो उत्तराखंड में RBI की पहली बैठक हुई थी 5 मई 2006 मसूरी में। इस समय पे हमारे RBI के जो गवर्नर थे उनका नाम है, याद रखेंगे, YV रेड्डी। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है वर्तमान में, अभी अगस्त 2024 की बात हो रही है, वर्तमान में हमारे RBI के गवर्नर कौन है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में RBI की पहली शाखा देहरादून में खोली गई 30 जून 2006 को। अब बात करते हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात। तो इसके अंतर्गत 4 बैंक शामिल आते हैं। सबसे पहला है नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, उसके बाद है अलकनंदा ग्रामीण बैंक, अगला आता है गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और चौथा आता है पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। तो 2006 में क्या हुआ था, ये जो नीचे के 3 बैंक आप देख रहे हैं, अलकनंदा, गंगा जमुना और पिथौरागढ़, इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम रखा गया 2006 में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। अब 1 नवंबर 2012 को क्या किया गया, इसमें एक और बैंक शामिल कर दिया गया। 3 बैंक पहले से शामिल थे, चौथा बैंक हमने शामिल किया नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक। तो इन चारों बैंकों को मिलाकर एक नया नाम दिया गया उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। 3 पहले से शामिल थे 2006 में, एक और शामिल किया हमने नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक। अब आगे बढ़ते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, जो नीति आयोग हमारा जारी करता है। यह सूचकांक वर्ष 2015-16 और 19-21 के आंकड़ों पर आधारित है, भले मान के चला चौथे 5वें साल में जारी होता है। 2015-16 में बहुआयामी गरीबी की अगर बात करते हैं प्यारे उत्तराखंड में, तो ये थी 17.67%, जबकि वर्ष 2019 से 21 के बीच ये रही 9.67%। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी से निकलने वाले जिलों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बहुआयामी गरीब जो निकले हैं उस गरीबी को छोड़ चुके हैं, मतलब अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। तो नंबर 1 पे आता है अल्मोड़ा, यहाँ पर 16.18% लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। उसके बाद आता है उत्तरकाशी 14.74%, उसके बाद आता है चंपावत 12.82%। सबसे कम जो हमारे बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं पौड़ी के अंतर्गत, यह 3.01%, इतने प्रतिशत लोग ही आ पाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लगभग 9,17,299 लोग बहुआयामी गरीबी के मानकों से बाहर आए हैं इस दौरान हमारे प्यारे उत्तराखंड से। अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देश की GDP रैंकिंग में प्यारे उत्तराखंड का स्थान है 20वां, जबकि प्रति व्यक्ति आय की बात अगर करते हैं देश में तो हमारे प्यारे उत्तराखंड का स्थान है 6th। आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के आकार की बात अगर मैं करता हूं तो यह है 1.95 लाख करोड़ से बढ़कर 3.46 लाख करोड़, पीछे हमने पढ़ा था ये पॉइंट। प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या की बात अगर करते हैं तो यह है 9 लाख आर्थिक समीक्षा के अनुसार। बेरोजगारी दर ये रह चुकी है 4.9%, इससे पहले कितनी थी 8.4%। ओवरऑल की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करता हूं बेरोजगारी दर 10% से घटकर कितना हो गई है 4.5%। आगे बढ़ते हैं, राज्य के कर के प्रमुख स्रोत की अगर मैं बात करता हूं तो राज्य में जो वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे आजकल GST है वैसे पहले क्या होता था, वैट होता था। तो वैट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को, और वैट लागू करने वाला हमारा प्यारा उत्तराखंड जो था 22वां राज्य था। GST की बात अगर मैं करता हूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात अगर करते हैं तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसे लागू करने वाला हमारा प्यारा उत्तराखंड 5वां राज्य है। और हमारे विधानसभा में अगर मैं बात करता हूँ, विधानसभा जो भवन है हमारा, वहाँ पर GST बिल
ये लाया गया था 2 मई 2017 को। उसके बाद जुलाई में हमने इसे लागू कर दिया था। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो 20 अप्रैल 2018 से लागू हुआ था। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, विशेष रूप से आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं सहकारी समिति अधिनियम कब का है, 2003 का है। सहकारी सहभागिता योजना कब की है, 1 मई 2005 की है। और राज्य योजना आयोग का गठन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका गठन हुआ है 21 मार्च 2001 को, 21 मार्च 2001। अब बात करते हैं उत्तराखंड बजट 2024-25 की। किसने प्रस्तुत किया, हमारे वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने। हमारे राज्य के बजट का आकार कितना है, 89,230.07 करोड़, जो 2023-24 के बजट की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है, 15.25% ज़्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोटल व्यय की बात करें तो व्यय तो हमारा यही हो गया, टोटल यही 89,230.07। अब इसको भी दो भागों में हम बांटते हैं, एक आता है राजस्व व्यय और एक आता है पूंजीगत व्यय। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो राजस्व व्यय की बात अगर मैं करता हूं तो ये बनता है 55,815.77 करोड़, जबकि पूंजीगत व्यय की बात अगर मैं करता हूं तो ये बनता है 33,414.30 करोड़। पूंजीगत परिव्यय की बात करते हैं तो ये कितना है, ये बनेगा 13,779.67 करोड़। कुल प्राप्तियों की बात करते हैं, कुल प्राप्तियां कितनी हैं, 88,597.11 करोड़। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा कुल प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां कितनी रहेंगी इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2024-25 में, ये रहेंगी 60,552.90 करोड़, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां रहेंगी 28,044.21 करोड़। अब बात करते हैं उत्तराखंड सरकार के पास रुपया कहां से आता है, ये डायरेक्ट सवाल हमारे बन जाते हैं। तो लोक ऋण से प्राप्त होता है 31.30%, सबसे ज्यादा यहीं से प्राप्त होता है। परसेंटेज पूछ देते हैं ज्यादातर हमसे, ये ध्यान रखना है आपने। सबसे ज्यादा लोक ऋण, पब्लिक डेप्ट की बात हो रही है। स्वयं का कर राजस्व से हमें प्राप्त होता है 25.24%, जबकि केंद्र से प्राप्त अनुदान जो है हमारा 21.90%। अब उत्तराखंड सरकार का रुपया कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ सरकार हमारा पैसा लगाती है, तो सबसे ज्यादा पैसा लगाती है वेतन भत्ते और मजदूरी पर। कितना परसेंटेज, 22.63%। निवेश ऋण पर कितना प्रतिशत पैसा जाता है, 22.43%। लघु निर्माण कार्य पर कितना पैसा जाता है, 10.41%। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। बजट का उद्देश्य की बात करें तो त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड हमारा प्रमुख लक्ष्य है। बजट की थीम की बात अगर मैं करता हूं तो सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास की बात इसमें की गई है। प्रमुख स्तंभ हमारे प्यारे बजट की बात, जो प्रमुख स्तंभ है हमारा वो है ज्ञान, जी से गरीब, मतलब इन पर विशेष फोकस दिया जाएगा। वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से बनता है नारी शक्ति। राजस्व आधिक्य की बात अगर करते हैं तो हमारे जीडीपी का 1.2% प्राप्त हुआ है। राजकोषीय घाटा की बात अगर करते हैं तो जीडीपी का 2.39%। और उत्तराखंड के ऋण की बात अगर मैं करता हूं तो कितना ऋण हम पर है, डेप्ट हम पर है, तो जीडीपी का 24.23% हम पर क्या है, ऋण है। अब बात करते हैं बजट के आवंटन की, कहां कहां पर हमने बजट आवंटित किया है। तो जेंडर बजट ये हमारा है 14,538.05 करोड़। कैंपा योजना जो वन से रिलेटेड एक योजना है जिसे प्रतिपूरक वन रोपण निधि और योजना प्राधिकरण भी कहते हैं, इसके लिए हमने 343 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सारा परियोजना स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, इसके लिए भी हमने बहुत सारा पैसा दिया है। अब कितना पैसा दिया है ये मैंने जानबूझकर छोड़ा है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी के लिए कितना पैसा हमारे इस बार के बजट में दिया गया है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। 38वें नेशनल गेम जो कि हमारे उत्तराखंड में इस बार होने की संभावना है,
उसके लिए 250 करोड़ रुपए, जलवायु परिवर्तन के सामान इत्यादि के लिए 55 करोड़, मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 50 करोड़, इकोलॉजी इकोनॉमी के लिए 48 करोड़, एप्पल मिशन के लिए 35 करोड़, सीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़, याद रखेंगे। ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए, जमरानी बांध परियोजना के लिए 710 करोड़ रुपए, सोंग नदी परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए, लखवाड़ परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए और मिलेट्स मिशन के लिए 7 करोड़ रुपए इस बार के बजट में निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 10 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 21 करोड़ रुपए, नंदा गौरा योजना के लिए 195 करोड़ रुपए और राजस्व अभिलेखों का डिजिटल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इनमें से आगामी परीक्षाओं में एक न एक पॉइंट जरूर पूछा जा सकता है। सारे पॉइंट इसी प्रकार से आपने भी नोट डाउन करने हैं। अब आज के लेक्चर के आखिर के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट की बात की गई है जो सेंट्रल लेवल का होता है, और राज्य स्तर के बजट की बात की गई आर्टिकल 202 में। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्तराखंड का पहला बजट प्रस्तुत किया था रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 3 मई 2001 को, जिस समय हमारी अंतरिम सरकार चल रही थी। अंतरिम सरकार निर्वाचित सरकार के बारे में डिटेल में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचित सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया था हमारे एनडी तिवारी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री भी थे। कब प्रस्तुत किया? 2002 में। और उत्तराखंड का पहला जेंडा बजट जारी किया गया था 2007-08 में। इस बार के जेंडा बजट में कितना पैसा हमने आवंटित किया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 14,538.05 करोड़ रुपए। उत्तराखंड उद्योग एवं औद्योगिक विकास के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की बात करें तो ये 2006 का है। सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत 25 लाख तक के हमारे उद्योग शामिल होते हैं। लघु उद्यम की बात करें तो 25 लाख से 5 करोड़ तक के उद्योग इसमें शामिल होते हैं। मध्यम उद्योग की बात अगर मैं करता हूं तो इसके अंतर्गत 5 से 10 करोड़ तक के उद्योग इसमें शामिल होते हैं। उत्तराखंड की पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो 8 जुलाई 2001 की है। नई औद्योगिक नीति की बात करें तो 26 मार्च 2003 की है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की बात करें तो 1 अप्रैल 2008 की है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्यारे उत्तराखंड में सिडकुल की स्थापना की गई है, जिसका पूरा नाम होता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिडकुल का फुल फॉर्म ने लिखा हुआ है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय है आईटी पार्क देहरादून में। उत्तराखंड में कितने सिडकुल हैं अगर कहेंगे तो इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? एकीकृत औद्योगिक आस्थान, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी आपको मैं बताऊंगा। हरिद्वार में। एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर उधमसिंह नगर में। फार्मा सिटी सेलाकुई देहरादून में। सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार में। एकीकृत औद्योगिक आस्थान काशीपुर में। आईटी पार्क देहरादून में और सितारगंज फेज 2। ये हमारे क्या हैं? एकीकृत औद्योगिक आस्थान है। इनमें अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस आस्थान का है तो पंतनगर का है। सबसे कम क्षेत्रफल है फार्मा सिटी सेलाकुई देहरादून का। यहाँ पर दवा और जड़ी बूटी से रिलेटेड कार्य किया जाता है। सर्वाधिक उद्योगों वाला अगर सिडकुल केंद्र अगर हम कहें तो ये हमारा हरिद्वार है और सबसे ज़्यादा रोजगार भी यहीं मिलता है। 2 प्रस्तावित हमारे एकीकृत औद्योगिक आस्थान हैं। कहाँ कहाँ पर? देहरादून में ही हैं। ये बनने वाले हैं नियर फ्यूचर में, डाक पत्थर और लांगा रोड में। चीनी मिलों की बात करते हैं तो वर्तमान में चीनी मिल कितने हैं इसका एक परफेक्ट डेटा मेरे को नहीं मिल पाया तो मैंने नहीं बताया है। किसी को अगर पता है परफेक्ट डेटा तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। सर्वाधिक चीनी मिल हमारे उधमसिंह नगर में है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन भी उधमसिंह नगर में होता है। सबसे बड़ी गुड़ मंडी की बात करें तो मैंगलोर हरिद्वार की है। सीमेंट मार्बल उद्योग की बात करें तो इनकी सर्वाधिक फैक्ट्रियां कहाँ पर स्थित हैं? देहरादून में। कागज उद्योग की अगर मैं बात करता हूँ तो अधिकांश हमारे नैनीताल और उधमसिंह नगर में स्थित हैं। सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लालकुआं नैनीताल में स्थित है। कागज उद्योग से रिलेटेड यह एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग केंद्र है। अभी ऊपर हमने आपको बताया था एकीकृत औद्योगिक आस्थान, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट।
किताबों में इनका नाम डायरेक्ट ऐसे लिखा है, IIE काशीपुर, IIE हरिद्वार। उसका अर्थ ये है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। स्थापना कब हुई थी? 2002 में। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। सबसे बड़ा कौन सा है? पंतनगर हमने देखा था। सबसे ज्यादा रोजगार हरिद्वार में। सूती वस्त्र उद्योग की बात अगर हम करते हैं, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर की है, उधम सिंह नगर में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1819 में। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है किस चंद शासक ने प्यारे उत्तराखंड में रेशम की खेती प्रारंभ की थी। अब देखते हैं अन्य भारी एवं मध्यम उद्योग। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र में है, वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, मोहान अल्मोड़ा में स्थित है। स्थापना करने का श्रेय जाता है प्रजापति जोशी जी को। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री 1953 की है, यह हमारे रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार में स्थित है, जिसे BHEL भी कहते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल रानीबाग नैनीताल में है, जो वर्तमान में बंद हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1943 से हमारे रायपुर देहरादून में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में स्थित है। वैक्सीन कारखाना पटवा डंगर नैनीताल में स्थित है। अगला पॉइंट, डील यानी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लिमिटेड, ये रायपुर देहरादून में स्थित है। अगला पॉइंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। ये सारे जितने भी उद्योग लिमिटेड आप देख रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही याद भी करना है आपने, कुछ भी स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं रिंगाल के बारे में। हस्तशिल्प, लघु और कुटीर उद्योगों में से एक है रिंगाल। इससे कंडी, चटाई, मोष्टा, सुप्पा और टोकरी इत्यादि बनाई जाती हैं। चर्म शिल्प की बात करते हैं। इस काम में लगे हुए लोगों को बाड़ई या शार्की कहते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात अगर करते हैं, कहाँ यह कार्य किया जाता है, तो यह लोहाघाट, जोहार घाटी, नाचनी, मिलम। जोहार घाटी, नाचली और मिलम हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है। कत्था उद्योग हमारा स्थित है हल्द्वानी में, नैनीताल में। अब बात करते हैं पंचक्की, जिसे घराट भी कहते हैं, जिसका प्रयोग अनाज पीसने में किया जाता था प्राचीन समय में। तो केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया अप्रैल 2001 में। अगला पॉइंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी देहरादून में स्थित है। अगला पॉइंट, राज्य का पहला महिला बैंक देहरादून में बनाया गया, जो कि देश भर की बात करें तो देश भर का 11वीं शाखा थी, 11वीं ब्रांच थी। राज्य का पहला महिला बैंक की बात अगर करेंगे तो देहरादून में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं यहीं पर। हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र गरुड़ाबाच अल्मोड़ा में स्थित है। सिल्क पार्क देहरादून में है, 2007 से निर्माणाधीन। राज्य का पहला फूड पार्क की बात अगर हम करते हैं तो ये है पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क, हरिद्वार में 25 फरवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा फूड पार्क की बात अगर हम करते हैं तो दूसरा फूड पार्क है हमारा महुआ खेड़ा काशीपुर में। ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको याद मत करना, ये गलत है। पुरानी बुक में ये छपा हुआ था, अपडेटेड बुक में यही है। अगला देखते हैं, केंद्र द्वारा स्थापित मिनी स्पाइस पार्क मसाला पार्क, ये भी सितारगंज में है। अगला पॉइंट, रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र, ये हमारे प्रेमनगर देहरादून में स्थित है। अगला पॉइंट, प्रदेश के शिल्प उत्पादों को बेचा जाता है महाद्र ब्रांड नेम से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं फल संरक्षण केंद्र की, तो फल संरक्षण केंद्र हमारा रामगढ़ नैनीताल में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इथेनॉल प्लांट हमारा स्थित है बाजपुर उधम सिंह नगर में। राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला ऋषिकुल हरिद्वार में स्थित है। अगला पॉइंट, लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में स्थित है। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में स्थित है। अब देखते हैं हमारे उत्तराखंड में चलाई गई प्रमुख नीतियों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 का है। मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015 की है। राज्य फिल्म नीति 2015 की सबसे पहले जो बनाई गई थी।
मेगा औद्योगिक व निवेश नीति 2015 की है। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति 2015 की है, वेरी इंपॉर्टेंट। वृहद औद्योगिक पूंजी निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 की। आयुष नीति 2018, एरोमा पार्क नीति 2018, पर्यटन नीति 2018, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति 2018, सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप नीति 2018 में आई थी। अब उत्तराखंड स्टार्टअप नीति ये लेटेस्ट आई है, कब की? 2023 की। पिरूल नीति वेरी इंपॉर्टेंट 2018 की। जैव प्रौद्योगिकी नीति यानी बायोटेक्नोलॉजी जो नीति है हमारी 2018 की है। आगे बढ़ते हैं। होटल, साहसिक पर्यटन जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हम देखते हैं। रोपवे को उद्योग का दर्जा दिया गया था 2008 में, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड व हिमाचल के मध्य औद्योगिक विकास योजना 1 अप्रैल 2017 से लागू हुई थी। कब तक के लिए थी ये योजना? 2022 तक। राज्य का पहला इन्वेस्टर्स समिट यानी निवेशक समिट हुआ था डेस्टिनेशन उत्तराखंड नाम से 7 से 8 अक्टूबर 2018। कहाँ आयोजित हुआ था? देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। एरोमा इंडस्ट्री यानी सगंध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एरोमा पार्क की स्थापना की गई है काशीपुर में। सर्वाधिक उद्योग वाले जिलों की बात अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा है उधमसिंह नगर में, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद देहरादून और उसके बाद नैनीताल। जैसे सिडकुल हमने देखे थे, सिडकुल के हिसाब से अगर देखें सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पर थे? एक सिंगल सिडकुल की बात मैं कर रहा हूँ, हरिद्वार में। अब देखते हैं एक जनपद दो उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, अक्टूबर 2001 की योजना है। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। अब इसके लिए क्या योजना चलाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कैसे चुना जाएगा उत्पादों को? जो समिति बनेगी क्या होगी वो? प्रत्येक जिले के 2 प्रमुख उत्पादों की पहचान के लिए डीएम की अध्यक्षता वाली समिति बनेगी। वही डिसाइड करेगी कि किस जिले के कौन से 2 उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। एक अच्छी पहल है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। अल्मोड़ा की बात मैं करता हूं तो बाल मिठाई और ट्वीड ये कपड़ा होता है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। बागेश्वर में पीतल उत्पाद और मडवा बिस्किट। चंपावत में लौह उत्पाद और हस्तशिल्प। उधमसिंह नगर में मेथा ऑयल और मूंज घास उत्पाद। पिथौरागढ़ में ऊन के उत्पाद और मुंशियारी राजमा, वेरी इंपॉर्टेंट। नैनीताल में ऐपण और कैंडल क्राफ्ट। देहरादून में बेकरी उत्पाद और मशरूम। चमोली में हथकरघा और हर्बल तेल। पौड़ी में हर्बल उत्पाद और लकड़ी के उत्पाद। टिहरी में फाइबर के उत्पाद और टिहरी नथ। रुद्रप्रयाग में मंदिर कलाकृति के उत्पाद और प्रसाद उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के तहत। हरिद्वार में गुड़ और शहद से बनी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि उत्तरकाशी में ऊन, हस्तशिल्प और सेब उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखते हैं जीआई महोत्सव, जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसे कहते हैं। जीआई महोत्सव देहरादून में आयोजित हुआ था 17 से 21 नवंबर 2023 को। उत्तराखंड के 18 और उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2022 की बात मैं करता हूं तो 9 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, जबकि 2023 में 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। टोटल कितने उत्पादों को अभी तक जीआई टैग दिया जा चुका है? याद रखेंगे 2023 के अंत तक 18 ऊपर थे, 9 यहां पर हैं, तो टोटल कितने हो गए? 27। अब जीआई महोत्सव के दौरान जिन 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था उनका नाम यहां पर है। आपने पढ़ना है, याद हो सके तो याद भी करना है। कठिन पेपर में सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से जीआई महोत्सव के दौरान किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, किसको नहीं दिया गया। तो इसी वजह से मैंने सारे उत्पादों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे मंडवा, झंगोरा, गेहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, रामदाना, लाखोरी मिर्च अल्मोड़ा की, पहाड़ी तोर दाल, बुरांस शरबत, आड़ू, लीची, बेरीनाग चाय, बिछुआ फाइबर, मोमबत्ती नैनीताल की, पिछौड़ा कुमाऊनी, मुखौटा चमोली और लकड़ी कला। चमोली का मुखौटा और लकड़ी कला। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड खनिज संपदा। राज्य में अधिकतर खनिज जो पाए जाते हैं लघु हिमालय और शिवालिक से ही प्राप्त होते हैं। राज्य में खनिजों की खोज और सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन किया गया है। अब देखते हैं प्रमुख खनिज, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। चूना पत्थर देखते हैं तो मुख्यतः पाया जाता है देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चमोली में। देहरादून की अगर हम बात करूं तो कालसे के पास मंदारम और बारकोट क्षेत्र है, वहां पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
ऋषिकेश मसूरी में क्रीम रंग का भारी व सख्त चूना पत्थर प्राप्त होता है। टिहरी की बात अगर करते हैं चूना पत्थर से रिलेटेड, तो प्रमुख स्थल हैं लोरानी, आगरा खाल, नागिनी और नरेंद्र नगर। सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलामाइट चमोली के पीपल कोटी और रुद्रप्रयाग से प्राप्त होता है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सीमेंट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थित हैं? देहरादून में ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। संगमरमर की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः देहरादून और टिहरी में पाया जाता है। मसूरी देहरादून में संगमरमर के 4 मिलियन टन भंडार पाए गए हैं। अगला देखते हैं, अगला खनिज है मैग्नेसाइट, जो कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र अल्मोड़ा का है झिरोली, पिथौरागढ़ का मैग्नेसाइट से रिलेटेड प्रमुख जो क्षेत्र है चंडाक है। चमोली में इसके प्रमुख क्षेत्र की बात अगर करते हैं तो ये जोशीमठ, तपोवन, पोखरी और मंदाकिनी घाटी। अब बात करते हैं अगले खनिज यानी खड़िया यानी चौक की। ये देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चमोली में पाया जाता है मुख्य रूप से। मसूरी देहरादून के पास इससे रिलेटेड जो प्रमुख खान है वो है महागांव और कियारकुली के पास, वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मण झूला देहरादून के पास सोत नाला और नीत गांव है, वहां पर भी खड़िया पाया जाता है। टिहरी में अगर बात करता हूं तो सोंग नदी के दाएं तट पर रंगार गांव और रीरा गांव है। ये किसके लिए फेमस है? खड़िया या चौक के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले खनिज की तरफ। अगला खनिज है हमारा रॉक फास्फेट, मुख्य रूप से देहरादून, टिहरी और नैनीताल में पाया जाता है। प्रमुख स्थल इसके हैं मसूरी, मालदेवता, चमसारी, किमोई और मसराना। फास्फोराइट की बात करते हैं, टिहरी के रंगजेवा क्षेत्र और देहरादून में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब बात करते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट पाया जाता है डीपीटी जिलों में, डी से देहरादून, पी से पिथौरागढ़, टी से टिहरी। इसका उपयोग होता है पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाने में और तेजाब निर्माण में। अब बात करते हैं गंधक की। सर्वप्रथम इसकी खोज प्यारे उत्तराखंड में 1957 में चमोली के नंदप्रयाग के समीप रूपगंगा घाटी के सुदौला ग्राम में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा ये पाया जाता है गोहनाताल चमोली में, तप्तकुंड, तपोवन के तप्तकुंड और बद्रीनाथ दोनों के तप्तकुंडों में इसके साक्ष्य पाए गए हैं। और सहस्त्रधारा जलप्रपात जो हमारे देहरादून में है वहां पर भी गंधक घुला रहता है, जिससे चर्म रोग काफी फायदा मिलता है चर्म रोग में। अगला है मक्षिका या पायराइट। यह लोहे का सल्फाइड है और सल्फर का मुख्य अयस्क भी है। इसका रंग पीला है, इसी वजह से इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रमुख क्षेत्र अल्मोड़ा और गढ़वाल। अगला खनिज आता है बेराइट से, देहरादून में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला खनिज है एजबेस्टस। तापरोधी वस्तु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र हैं उखीमठ, पौड़ी का कांधेरा और अल्मोड़ा। बढ़ते हैं अगले खनिज की तरफ जो कि है जिप्सम। मुख्य रूप से देहरादून के धपीला क्षेत्र, कियारकुली गांव और भाटा गांव में पाया जाता है। इसके अलावा पौड़ी में खरारी घाटी, लक्ष्मण झूला और मधुबधानी में पाया जाता है। नैनीताल में इसके अवशेष मिले हैं। ये प्राप्त होता है हमारे खुरपाताल और मझरिया से। अगला देखते हैं लोहा। लौह एसके के निक्षेप पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल इससे प्राप्त हुए। नैनीताल के काला डूंगी और रामगढ़ से। तांबा की बात अगर करते हैं तो चमोली के नागनाथ, पोखरी और मोहनखाल से। टिहरी के भागीरथी घाटी, पौड़ी के धनपुर डोबरी, अल्मोड़ा के फलमती पहाड़ी के पास झिरोली गांव और बागेश्वर के थैलीपाटन में तांबे के मुख्य स्रोत पाए गए हैं। अगला बात करते हैं सिलिका सैंड या शीशा की। यह पिथौरागढ़ के चंडाक, देवलगढ़, रालम और भेसवाल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अल्मोड़ा के राई, चैना पानी, पट्टी खराई और विलोन से प्राप्त होता है। इसके अलावा देहरादून के टोंस घाटी क्षेत्र, कुमाबुरेला क्षेत्र और मुघौला क्षेत्र से। अब बात करते हैं ग्रेफाइट खनिज की। ये कार्बन का एक अपर रूप है, एट्रोट्रॉप है। इसका उपयोग जो होता है पेंसिल और स्नेहक बनाने में होता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून। चांदी पाया जाता है मुख्य रूप से अल्मोड़ा में। टीन पाया जाता है चमोली में। यूरेनियम एकमात्र पाया जाता है, इसके अवशेष पाए गए हैं टिहरी गढ़वाल में। पाथर या पटाल पाए गए हैं अल्मोड़ा, मुख्य रूप से अल्मोड़ा में ही पाए जाते हैं, उत्तम क्वालिटी का। आगे बढ़ते हैं
सोना कहाँ पाया जाता है? ये हमारा शारदा नदी, रामगंगा नदी, अलकनंदा और पिंडर नदी के बालू में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं राज्य खनन नीति 2001। घोषणा कब हुई थी? 4 अप्रैल 2001। अब कोई भी खदान अगर मुझे करना है, अगर वन क्षेत्र में खदान करना है तो उसे करेगी उत्तराखंड वन विकास निगम। और राजस्व क्षेत्र में अगर मुझे खनन करना है तो गढ़वाल क्षेत्र का अगर होगा तो गढ़वाल मंडल विकास निगम खुदाई करेगा। जबकि कुमाऊं का राजस्व क्षेत्र होगा तो वहां खुदाई का कार्य करेगी कुमाऊं मंडल विकास निगम। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। अब बात करते हैं नई खनन नीति की, अक्टूबर 2001 की, जिसे हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 में रोक दिया था। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने क्या किया? 31 मई 2023 को राज्य सरकार ने उत्तराखंड उप खनिज नियमावली जारी करी, जिसके तहत एक खनिज निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें क्या होगा? 5% मुख्य खनिज से और 5% उप खनिजों से इकट्ठा करके इस निधि में जमा किया जाएगा, जिससे उस क्षेत्र के विकास में उसको लगाया जाएगा जहां से खनन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, न्यास माने होता है ट्रस्ट। खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु भारत सरकार ने खान और खनिज एक्ट 2015 के तहत प्रत्येक जिले में इस न्यास यानी इस ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। अब इस ट्रस्ट में क्या होगा? उप खनिजों की रॉयल्टी का 25% और मुख्य खनिजों की रॉयल्टी का 10% इस ट्रस्ट में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? खनन से जो भी प्रभावित क्षेत्र होगा उसका विकास कार्य में उस पैसे को लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतिम पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति हमारे उत्तराखंड की 2023 की है। इसके तहत क्या होगा? खनन की रॉयल्टी दरों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से यह नीति लाई गई है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, खीराकोट खनन विरोधी आंदोलन कब का है? 1978 का है। अल्मोड़ा के खीराकोट में खड़िया खदान मालिकों के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने यह आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसका नेतृत्व किया था मालती देवी जी ने और लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई राधा भटिया राधा बहन ने। 1982 में इस खनन कंपनी का जो अवैध रूप से अल्मोड़ा के खीराकोट में खनन कर रही थी उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया 1982 में। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी अगर आप करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।